यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारा पेपर नंबर 2 कॉमर्स का जो यूनिट नंबर 8 है, दैट इज द मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग मार्केटिंग मैनेजमेंट को जो है वो करेंगे रिवाइज। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट का जो अपना सिलेबस है उसको हम लोगों ने टोटल मिला के जो है वो 10 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड किया था। आखिरी जो चैप्टर हमने डाला वो तो मार्केटिंग मैनेजमेंट के एक्सेल नोट्स का है। रिमेनिंग हो गए आपके कितने 9 चैप्टर। तो ये 9 चैप्टर जो हमने किए थे लगभग हमने इसके ऊपर जो है वो कोई 35-40 लेक्चर लगाए। अब हम लोग जो है वो इन 9 चैप्टर्स को जो है वो करेंगे रिवाइज। कितने लेक्चर में? 2 लेक्चर में। तो आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम लोग जो है वो रिवाइज करने वाले हैं पहले 4 चैप्टर्स को। चैप्टर नंबर 1 जिसके अंदर मार्केटिंग का सारा बेसिक आ जाएगा, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, 4 P's, ठीक है, वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस, बहुत सारी चीजें जो चैप्टर नंबर 1 के अंदर है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। दूसरा फिर हम लोग जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट डिसीजंस के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 दैट इज अ कंज्यूमर बिहेवियर, और एक पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 7 दैट इज अ सर्विस मार्केटिंग। तो टोटल मिला के हम लोग जो वो 4 चैप्टर तो आज वाले इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और बाकी के जो रह गए 5 चैप्टर, उन 5 चैप्टर्स को हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो 2 लेक्चर हम लोग जो है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के ऊपर लगाने वाले हैं। एक के अंदर तो हम लोग जो है वो 4 वीडियो चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, और एक वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो 5 चैप्टर्स को जो है वो क्या करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले हैं। ओके जी, अब देखो थोड़ा सा फास्ट टैग के ऊपर हम लोग जो है इसको करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा आप जो अपना बुक अपने साथ में रखना, और साथ में जो कॉपी अगर आपने कोई मेंटेन किया हुआ जिसके ऊपर मैंने एक्स्ट्रा नोट्स लिखवा रखे तो उसको भी आप साथ में रखिएगा, ताकि जो भी मैं बोलूंगा तो क्लासरूम में जो भी पढ़ा था ना वही एग्जांपल में लेके चलूंगा, तो वो आपको सारे के सारे जो है वो याद आ जाएंगे। ओके जी सर, तो इस तरीके से हम लोग पूरे के पूरे यूनिट नंबर 8 को जो है वो करेंगे रिवाइज। इससे पहले हम लोगों ने फाइनेंस को रिवाइज कर लिया, आईबी को रिवाइज कर लिया, तो उसका वीडियो आप जरूर देख लेना, ठीक है ना। अब पहले मार्केटिंग निपटाते हैं, मार्केटिंग के बाद में फिर हम लोग जो वो इनकम टैक्स को करेंगे, ठीक है ना जी सर। तो ध्यान रखिएगा कि 2 वीडियो जो है वो आएंगे, ये है पहला वीडियो, और जो नेक्स्ट वीडियो उसके अंदर हम इसके रिमेनिंग जो 5 चैप्टर बचेंगे उनको रिवाइज कर लेंगे। वो छोटे छोटे चैप्टर है, ठीक है ना। और जो एक्स्ट्रा नोट्स है, ठीक है ना, मार्केटिंग के एक्स्ट्रा नोट्स, उसकी 6 अलग से मैंने लेक्चर जो है वो डाले हैं, ठीक है ना, एप्लीकेशन के ऊपर, उसको जरूर करके जाना। उसके अंदर सारे के सारे जो रिसेंट के जो टॉपिक्स है वो मैंने उसके अंदर डाल दिए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर पढ़ के जाइएगा। ओके जी सर, तो आइए अब हम लोग जो पहले स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से। तो आइए शुरू करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 को। देखो चैप्टर नंबर 1 जब हमने स्टार्ट किया तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्केटिंग जो है वो क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग कस्टमर की जो नीड होती है, ठीक है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर को जो है वो ऑफरिंग प्रोवाइड करते हैं, और बेसिकली ऑफरिंग से हम कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो कस्टमर की नीड को क्या करना है, अपने को सेटिस्फाई करना है। कस्टमर की एक नीड है जो अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई है, और कस्टमर की उस नीड को अगर अपने को क्या करना है, सेटिस्फाई करना है, तो सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मार्केटियर जो है वो कस्टमर को प्रोवाइड करवाता है ऑफरिंग, ठीक है ना। और ऑफरिंग के थ्रू मतलब प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाएगा, और उस प्रोडक्ट के थ्रू मार्केटियर जो है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, कैसे, उसको वैल्यू डिलीवर करवा के, ठीक है ना। तो वैल्यू बेसिकली जो है वो क्या होती है, सेट ऑफ बेनिफिट्स होती है जो कस्टमर को प्रोवाइड की जाती है। ओके जी सर, तो मार्केटिंग की सबसे सिंपल जो हमने डेफिनेशन पढ़ा था, मार्केटिंग का जो बेसिक मीनिंग होता है वो क्या होता है, सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन जो है मार्केटिंग का वो है मीटिंग द नीड्स प्रॉफिटेबली। मतलब ये कस्टमर की नीड को इस तरीके से हम लोग मीट आउट करेंगे, इस तरीके से उसको सेटिस्फाई करेंगे कि हमको भी जो है वो क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। तो उसको बोलिए ये है आपका डेफिनेशन किसका, मार्केटिंग का। तो बेसिक जो क्वेश्चन है मार्केटिंग का, दैट इज ऑल अबाउट मार्केटिंग इज मोर देन सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग के अंदर बेसिकली हम लोग जो क्या करते हैं, मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। तो बहुत सारी डेफिनेशन थी, इनके अंदर से हम लोगों ने जो है वो देखा था मार्केटिंग की जो बेसिक जो वो है क्या बोलते हैं डेफिनेशन, जो AMA ने प्रोवाइड करी है, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने, वो ये बोलते हैं, या फिलिप कोटलैंड जो मार्केटिंग के लिए बोला वो था कि मार्केटिंग इज अ सोसाइटल प्रोसेस जिसके थ्रू इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन करते हैं व्हाट दे नीड एंड वांट थ्रू क्रिएटिंग, ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंज प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफ द वैल्यू विद अदर। तो इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या, मार्केटिंग। अब मार्केटिंग के जो कोर कंसेप्ट है उसमें स्टार्ट हुआ सबसे पहले किससे, नीड से। नीड की अगर बात करते हैं तो सबसे जो मोस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केटिंग का वो क्या है, नीड। क्योंकि मार्केटर का मेन एम ही होता है कि वो नीड को सेटिस्फाई करना चाहता है, मतलब कस्टमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करना चाहता है, ठीक है ना। तो नीड जो है, नीड की अगर बात करें तो नीड 3 तरीके से जो है इसको हम लेके चलते हैं। एक है आपका फिजिकल नीड, रोटी कपड़ा मकान ये सब। एक आपका सोशल नीड, आपकी बिलोंगिंगनेस, अफेक्शननेस जो हम सोसाइटी से चाहते हैं। और एक है हमारी इंडिविजुअल नीड, ठीक है ना, वो क्या है, नीड फॉर नॉलेज, नीड फॉर
सेल्फ एक्सप्रेशन। टाइप ऑफ नीड की अगर बात करें तो 5 तरीके से हमने इसको जो है वो पढ़ा। इसमें एग्जांपल लिया था हमने गाड़ी का। तो अगर एक कस्टमर जो है वो चाहता है कोई एक इनएक्सपेंसिव कार, मतलब जिसकी मेंटेनेंस जो है वो क्या कम हो, तो उसके लिए वो एग्जांपल हम लेके चले। तो सबसे पहले जो नीड है वो है आपका स्टेटेड नीड। वो है जो कस्टमर क्या कर देगा, स्टेट कर देगा, जो कस्टमर बता देगा भाई मेरी ये नीड है, इसको मुझे क्या करना है, सेटिस्फाई, उसको बोलता है स्टेटेड। रियल नीड जो है वो क्या होती है कि एक्चुअल नीड, मतलब कस्टमर की जो नीड है, ठीक है, कस्टमर को खाना क्यों चाहिए, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रियल नीड। अनस्टेटेड, जो कस्टमर ने स्टेट नहीं की, जो कस्टमर ने बोली नहीं है, लेकिन कस्टमर उम्मीद करता है कि ये चीज तो मुझे उसके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। फिर डिलाइटेड नीड। डिलाइटेड नीड का मतलब क्या कि कस्टमर की ऐसी नीड, अगर प्रोडक्ट में एक ऐसी चीज मिल जाए, ठीक है, जो कस्टमर ने सोची भी नहीं है, ठीक है ना, तो कस्टमर उससे क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा, डिलाइट हो जाएगा, तो उसकी कस्टमर की जो डिलाइटेड नीड है वो क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई। और लास्ट जो है वो क्या, सीक्रेट नीड। सीक्रेट नीड में जैसे कस्टमर जो है वो ये चाहता है कि अगर लोग उसको देखें, उसके दोस्त उसको प्रेज करें, भाई आपने कितनी अच्छी गाड़ी ले ली है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सीक्रेट नीड। फिर आता है वांट। वोंट का मतलब जो क्या, जब नीड जो है वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से लिंक हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वोंट। आपको भूख लगी है तो भूख लगना इज योर नीड, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हो कि मुझे मतलब भूख लगी है, ठीक है, और भूख लगने के लिए आपको जो है भूख को अगर सेटिस्फाई करना है तो आपको क्या चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है, तो वो तो आपकी क्या होगा, नीड को सेटिस्फाई क्या करेगा, खाना। लेकिन अगर आप ये स्पेशली ये बोल रहे हो मुझे खाने के अंदर सिर्फ रोटी चाहिए, तो वो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वोंट। तो नीड मतलब वोंट जो है वो क्या होता है, वोंट आर फेल्ट फॉर स्पेसिफिक प्रोडक्ट। जब आपको कोई फील होता, कोई नीड है और वो सेटिस्फाई होगी किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट से, तो उसको बोलेंगे आप लोग क्या, वोंट। और फिर अगर डिमांड, तो डिमांड का बेसिक मीनिंग जो क्या होता है, अगर आपके पास आपकी वोंट को सेटिस्फाई करने के लिए जो है परचेसिंग पावर अवेलेबल है, तो उसको बोल देंगे हम लोग क्या, डिमांड। तो डिमांड का मतलब वो सारी वोंट दैट आर सपोर्टेड बाय द परचेसिंग पावर, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिमांड। अब डिमांड के नाम पे हमारे पास 8 तरह से हमने जो डिमांड का पैटर्न पढ़ा था। एक होता है आपका नेगेटिव डिमांड। ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूमर, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके कंज्यूमर जो है वो डिमांड करना नहीं चाहता, और बल्कि प्राइस भी पे करने के लिए एबल, मतलब विलिंग रहता है कि वो उस प्रोडक्ट को कभी भी जो है वो परचेज ना करे। तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव। मतलब जब कंज्यूमर जो है वो डिसलाइक करता है प्रोडक्ट को और मे इवन रेडी टू पे द प्राइस फॉर इट, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नेगेटिव। नो डिमांड, जब कोई प्रोडक्ट है जिसकी मतलब कंज्यूमर या तो उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, या अगर कंज्यूमर अवेयर है लेकिन उसको परचेज करने के लिए नहीं सोचता, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, नो डिमांड, ठीक है। फिर लेटेंट। लेटेंट डिमांड का मतलब जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है वो कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लेटेंट डिमांड। भाई कंज्यूमर की जो लेटेंट डिमांड है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। फिर डिक्लाइनिंग, अगर कोई प्रोडक्ट है उसकी डिमांड लगातार क्या हो रही है, डाउन जा रही है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिक्लाइनिंग डिमांड। फिर इरेगुलर। इरेगुलर डिमांड का मतलब कि कभी तो डिमांड जो बढ़ जाती है, कभी डिमांड कम हो जाती है, ठीक है, तो कोई पैटर्न नहीं है, सेट पैटर्न नहीं है डिमांड में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इरेगुलर डिमांड। फिर है फुल डिमांड। अगर मान लो डिमांड और जो सप्लाई है वो दोनों क्या कर जाए, मैच कर जाए, उसको बोलेंगे फुल। फिर है ओवरफुल डिमांड। ओवरफुल डिमांड का मतलब क्या होता है, जब डिमांड जो है वो सप्लाई से एक्सीड हो जाए, तो उसको बोलेंगे ओवरफुल। और ओवरफुल डिमांड को कम करने के लिए जो है हम लोग यूज करते हैं किसको, डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट को। तो डी मार्केटिंग जो है वो क्या, एक ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसके अंदर हम यूज करते हैं एडवर्टाइजिंग को टू डिक्रीज द डिमांड फॉर ए प्रोडक्ट और सर्विस ईदर टेम्परेली और परमानेंटली। एक होता है अनहोलसम डिमांड। अनहोलसम डिमांड का मतलब ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड जो सोसाइटी के लिए डिजायरेबल नहीं है, तो ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड को बोलते हैं हम लोग क्या, अनहोलसम डिमांड। जैसे एग्जांपल लिया हमने गन, टबैको, ये सब। फिर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब जो क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर की नीड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, जो मार्केट के द्वारा ऑफरिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट। फिर है वैल्यू। वैल्यू का मतलब जो है वो क्या होता है, जिसके बेस पर कस्टमर डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर जो है वो क्या करता है, डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट है जो कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, फिर दूसरा जो उसका सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है वो कस्टमर को कितनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, तो कस्टमर वैल्यू के बेस पर, वैल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ बेनिफिट, तो कस्टमर वैल्यू के बेस पर डिसाइड करता है कि मुझे ए प्रोडक्ट परचेस करना है या मुझे बी प्रोडक्ट को क्या करना है, परचेस करना है। तो वैल्यू बेसिकली जो क्या होती है, व्हाट ए कंज्यूमर स्पेंड, कंज्यूमर जो खर्चा कर रहा है उसमें से अगर माइनस कर देंगे कि उसको क्या मिला, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू। फिर आएगा सेटिस्फेक्शन। जब आप किसी भी प्रोडक्ट को जो वो क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो अब आपको उसको यूज करने से सेटिस्फेक्शन रिसीव होगी। अब वहां पे 3 कॉन्सेप्ट आएंगे। एक है सेटिस्फाइड कस्टमर। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन और जो प्रोडक्ट है उसकी परफॉर्मेंस दोनों क्या करते हैं, मैच कर जाए, तो उसको बोलेंगे सेटिस्फाइड कस्टमर। डिससेटिस्फाइड क्या, अगर कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशन जो है वो तो ज्यादा थी, लेकिन जो प्रोडक्ट है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, मतलब परफॉर्मेंस जो है वो कम है और जो एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, डिससेटिस्फाइड। और डिलाइटेड का मतलब जो है वो क्या होगा, अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन जो थी और प्रोडक्ट ने उससे ज्यादा उसको प्रोवाइड करवा दिया, मतलब प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है इज ग्रेटर देन द कस्टमर एक्सपेक्टेशन, तो उसको बोलेंगे हम लोग डिलाइटेड कस्टमर। फिर आएगा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब जो है वो क्या होता है, जब आप जो है वो समथिंग इन रिटर्न, ठीक है, आप कोई प्रोडक्ट जो है वो दूसरे पर्सन को दे रहे हो समथिंग इन रिटर्न और बदले में आपको कुछ मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। उसकी 5 कंडीशन एक बार पढ़ के जाना जरूर, ठीक है। फिर है टारगेट मार्केट। देखो यहां पे 3 कॉन्सेप्ट है। एक था एसटीपी का जो कॉन्सेप्ट था, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग। पूरी की पूरी एंटायर मार्केट को जो है वो कैप्चर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है।
पहले चलता था मास मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, माइक्रो मार्केटिंग के ऊपर बेस्ड है। यस, अब बात क्या आती है कि पूरी मार्केट को जो है अगर कैप्चर करना है, वो तो पॉसिबल है नहीं, तो हम किसको कैप्चर करें? तो हम पहले जो है वो क्या करते हैं, हम पूरी मार्केट को जो है वो क्या करते हैं, अलग अलग पार्ट के अंदर सेगमेंट करते हैं। उसके हम जो है वो सेगमेंट आइडेंटिफाई करेंगे। सेगमेंटिंग जो है वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जो है मार्केट को अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। उसको बोलते हैं सेगमेंटिंग। सेगमेंटिंग करने का जो एंड प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या होगा, सेगमेंट। आपके पास में क्या आ जाएगा, सेगमेंट। फिर उस सेगमेंट को आप लोग मतलब अलग अलग सेगमेंट में से एक सेगमेंट को आप कैप्चर करोगे और उसको टारगेट करोगे। उसको बोलते हैं टारगेटिंग। किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट जो है उसको आपने जो है वो क्या किया, सिलेक्ट किया और उसको टारगेट करोगे। अब आप टारगेट का मतलब उसके लिए उनकी नीड को आप जानोगे, इनसाइट्स गेन करोगे और फिर उनके लिए प्रोडक्ट बनाने का काम करोगे। ओके, उसको बोलते हैं टारगेटिंग, उनको टारगेट करना। और फिर पोजीशनिंग क्रिएट करेंगे। वो जो हमारे टारगेट कस्टमर है उनके माइंड में हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो है एक सेपरेट इमेज जो वो क्या करेंगे, बिल्डअप करेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशनिंग। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। तो पहले एंटायर मार्केट है, ठीक है, उसमें से किसी उसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, फिर एक पर्टिकुलर सेगमेंट को हमने सिलेक्ट किया, उसको बोलते हैं टारगेट मार्केट। फिर टारगेट मार्केट में जो प्रोस्पेक्ट है उसके माइंड में कंपनी के प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशनिंग। ऑफरिंग ए ब्रांड जो वो क्या होता है, कंपनी एड्रेस करते हैं नीड बाय पुट फोर्थ ए वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू प्रोपोजिशन जो है उसका मतलब क्या होता है, वैल्यू का मतलब होता है सेट ऑफ बेनिफिट जो कंपनी ऑफर करती है कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए उसकी नीड को, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वैल्यू, ठीक है ना। तो अब ऑफरिंग का मतलब क्या होता है, कंपनी के द्वारा जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, दीज आर नोन एज ऑफरिंग, ठीक है। इसमें प्रोडक्ट, इसमें सर्विसेज, मतलब वो सारी चीजें जो मार्केट हो सकती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑफरिंग। और ब्रांड क्या होता है, अगर ऑफरिंग प्रोवाइड की जा रही है एक नॉन ब्रांड के द्वारा, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ब्रांड। क्या बोलेंगे, ब्रांड। जैसे ये पेन है, अब यहां पे देखो ये एप्पल का है, आपको दिखेगा नहीं, जैसे यहां पे एप्पल लिख रखा है, एप्पल की पेंसिल है ये, तो इसको ये साइन जो है ये कटा हुआ शेप, इसको देख के मैं पहचान जाऊंगा कि ये किसका, एप्पल का। इसको बोलते हैं ब्रांड। तो ब्रांड का मतलब जो क्या होता है, जब एक ऑफरिंग, जब एक प्रोडक्ट जो है एक नॉन ब्रांड के द्वारा ऑफर किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ब्रांड, ठीक है। फिर मार्केटिंग चैनल, मार्केटिंग चैनल तीन तरह के होते हैं। एक है कम्युनिकेशन चैनल जो आपकी बात कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं, मतलब दीज आर नोन एज इंटरमीडिएरी। फिर तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो आपके सामान को, आपकी ऑफरिंग को कस्टमर तक पहुंचाने का काम करते हैं। और एक है सर्विस चैनल, बेसिकली ये मार्केटर ऑल्सो यूज कर सर्विस चैनल क्या करने के लिए, कैरी आउट करने के ट्रांजैक्शन को एंड द पोटेंशियल विद द पोटेंशियल बायर। इसके अंदर बेसिकली वेयर हाउस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज हो गई, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये सब आती है। फिर है जी आपका सप्लाई चेन। सप्लाई चेन का मतलब जो क्या होता है, सप्लाई चेन एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर कंपनी के अंदर रॉ मटेरियल से लाने से लेकर के और एंड प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाने तक का जितना भी पूरा का पूरा सीक्वेंस है वो आता है किसके अंदर, आपके सप्लाई चेन में, ठीक है ना। इसके बाद में जो है वो कंपटीशन। कंपटीशन का मतलब जो है, कंपटीशन एक्चुअल भी हो सकता है और पोटेंशियल भी हो सकता है, ठीक है ना। तो कंपटीशन जो है वो या तो आपके जो सब्सिट्यूट प्रोडक्ट है, मतलब जो प्रोडक्ट आप प्रोवाइड करवा रहे हो, ठीक है। मान लो अगर हम मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, तो किसी ने मूवी देखनी है, ओके, तो मूवी देखने के वो मोबाइल फोन में भी देख सकता है। तो सैमसंग का जो वो है क्या बोलते हैं कंपटीशन, वो किसके साथ में, मान लो एलजी के साथ में। सैमसंग का जो है वो ओप्पो, वीवो या फिर वन प्लस, इनके साथ में। लेकिन अगर मान लो हम बात करेंगे मूवी देखनी है, तो मूवी आप टैब में भी देख सकते हो। तो सैमसंग का कंपटीशन टैब बनाने वाली कंपनी के साथ में भी है, ठीक है ना। तो कंपटीशन जो है वो इसमें सब चीजें आती है। इट इंक्लूड ऑल द एक्चुअल भी एंड पोटेंशियल, जो राइवल ऑफरिंग एंड सब्सिट्यूट होते हैं वो सब इसके अंदर कवर्ड होते हैं। फिर मार्केटिंग एनवायरमेंट। मार्केटिंग एनवायरमेंट दो तरीके से होता है, एक होता है टास्क जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिकली माइक्रो, और एक है आपका ब्रॉड जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, मैक्रो। इसके जो भी फैक्टर्स है वो आगे देखेंगे अभी। अब व्हाट इज मार्केटिंग, किन किन चीजों की मार्केटिंग हो सकती है, तो हमने यहां पे पढ़ा था 10 चीजें होती हैं, ठीक है। मतलब बेसिकली वो सारी चीजें जो बिक सकती हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, उनको हम बोलेंगे ऑफरिंग, और उन चीजों की मार्केटिंग हो सकती है। अब उसमें क्या आएगा, सबसे पहले गुड्स हो गया, जैसे फिजिकल गुड, सर्विसेज हो गया, इवेंट हो गए, जो टाइम बेस्ड इवेंट होते हैं, आईपीएल, इनकी भी मार्केटिंग होती है। एक्सपीरियंस जो है उनकी भी, जैसे आप वाटर पार्क में जाओगे तो वहां पे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, उसकी मार्केटिंग होती है। पर्सन की मार्केटिंग होती है, लोगों की भी, सेलिब्रिटी की मार्केटिंग होती है। प्लेसेस की मार्केटिंग होती है, ठीक है। प्रॉपर्टी जो है एक एरिया, ठीक है, वहां पे आपने कोई अपनी जो है वो फ्लैट्स डेवलप कर लिए, उनकी भी मार्केटिंग आप कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनीज की मार्केटिंग होती है, कंपनी के बारे में बढ़िया बढ़िया जो है बातें बाहर आएंगी। फिर इंफॉर्मेशन जो है उनकी मार्केटिंग होती है, और जो आइडियाज है उनकी भी क्या होती है, मार्केटिंग होती है। अब मार्केटिंग करने वाले बंदे को बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केटिंग, और जिसके लिए मार्केटिंग की जाती है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोस्पेक्ट। अब मार्केट जो है वो तीन तरीके से, एक है कंज्यूमर मार्केट जहां पे बेसिकली एंड प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर को बेचा जाता है, उसके बाद वो उसको फर्दर जो है वो उससे कुछ नया प्रोडक्ट रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, उसको बोलते हैं कंज्यूमर मार्केट। फिर आपका बिजनेस मार्केट। बिजनेस मार्केट के अंदर जो है वो क्या, B2B चलेगा, बिजनेस टू बिजनेस जो है वो क्या, डीलिंग होती है। इसके अंदर एक बिजनेस है वो दूसरे बिजनेस को जो है वो क्या करेगा, मटेरियल सप्लाई करेगा, और दूसरा बिजनेस उसको यूज करके, उस मटेरियल को यूज करके वो क्या करेगा, एंड प्रोडक्ट बनाकर और अल्टीमेट
कंज्यूमर को बेचने का काम करेगा। एक होता है ग्लोबल मार्केट। ग्लोबल मार्केट, इसको ग्लोबल मार्केट प्लेस भी बोलते हैं। बेसिकली जब आप जो है वो क्या इंडिया अक्रॉस द बॉर्डर जाके जो क्या करते हैं, अपनी ऑफरिंग या वैल्यू प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ग्लोबल मार्केट। फिर एक है नॉट प्रॉफिट या नॉन गवर्नमेंट मार्केट, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ठीक है ना, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, नॉन प्रॉफिट एंड गवर्नमेंट मार्केट। मार्केट प्लेस, मार्केट स्पेस और मेटामीडियरी। मार्केट प्लेस का मतलब क्या, फिजिकल मार्केट। मार्केट स्पेस का मतलब ऑनलाइन मार्केट। और अगर बात करेंगे मेटामीडियरी का, तो मेटा मार्केट जो है वो क्या होती है, इसको बेसिकली यूजीन जे कैली ने जो है वो क्या प्रोपाउंड किया था। और मेटा मार्केट का मतलब इसमें आती है क्लस्टर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फर्म। एक प्रोडक्ट उसको बनाने की जितने भी फर्म, उसको बनाने के लिए मटेरियल वाला हो गया, फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको आगे बेचने वाला हो गया, फाइनेंस प्रोवाइड करवाने वाला, तो जो भी क्लस्टर मेटा मार्केट के अंदर जो है वो क्या आएगा, क्लस्टर ऑफ फर्म आएंगी जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटा मार्केट। फिर मार्केट इन प्रैक्टिस की बात करें तो इसके अंदर बेसिकली जो क्या प्लानिंग आएगा, किसका, मार्केटिंग का। अब न्यू मार्केटिंग रियलिटी के अंदर सबसे पहले नेटवर्क इंफॉर्मेशन सिस्टम। आज की डेट में जो है जो डिजिटल रेवोल्यूशन बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, और लोग आजकल आईसीटी का यूज बहुत ज्यादा कर रहे हैं मार्केटिंग के अंदर भी। ग्लोबलाइजेशन लगातार जो है वो क्या हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन बढ़ते जा रहा है और जो कंट्रीज है आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती जा रही है, और कोई भी हर देश की कंपनी जो है वो बाहर जाके जो अपना बिजनेस ऑपरेट भी कर सकती है। डीरेगुलेशन, धीरे धीरे जैसे ग्लोबलाइजेशन अगर बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके हर देश की गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है, अपने बैरियर्स को, जो अनवांटेड बैरियर रिस्ट्रिक्शन उसने लगा रखी थी, उनको वो क्या करे, रिमूव करिए। प्राइवेटाइजेशन, अब गवर्नमेंट जो है वो क्या करिए, अपने रोल को कम कर रही है और कैपिटल मार्केट के रोल को बढ़ा रही है। हाइटेंड कंपटीशन, आज की डेट में जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, बढ़ गया। इंडस्ट्री अब धीरे धीरे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, ठीक है ना। मतलब पहले ओनली मोबाइल बनाने वाली कंपनी थी, अब मोबाइल बनाने वाली कंपनी मोबाइल भी बना रही है, लैपटॉप भी बना रही है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कि इंडस्ट्री जो धीरे धीरे क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। कंज्यूमर रेसिस्टेंस, आज की डेट में कंज्यूमर जो है, अगर कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट ओवर मार्केट लगे तो कंज्यूमर उसको क्या कर देगा, लेने से मना कर देगा, तो कंज्यूमर रेसिस्टेंस भी फेस करनी पड़ रही है। रिटेल धीरे धीरे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। पहले छोटी छोटी दुकानें होती थी, लेकिन अब जो है कैटेगरी किलर्स आ गया, बड़े बड़े मॉल्स आ गए, वहां पे आपको जो है वो सामान तो मिलेगा, सस्ता भी मिलेगा और ऊपर से आपको एक्स्ट्रा चीजें भी वहां पे प्रोवाइड होती है। फिर डिसइंटरमीडिएशन, रीइंटरमीडिएशन, अगर आप सामान को प्रोवाइड करवाने में इंटरमीडिएट को क्या कर रहे हो, हटा रहे हो, तो उसको बोलते हैं डिसइंटरमीडिएशन, ठीक है, मतलब डायरेक्टली काम कर रहे हो। और रीइंटरमीडिएशन के अंदर जो है वो क्या, एक कंपनी जो पहले डायरेक्टली काम करती थी और अब वो दोबारा से अगर इंटरमीडिएट को क्या करती है, यूज करती है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, रीइंटरमीडिएशन। फिर न्यू कंज्यूमर कैपेबिलिटी, कंज्यूमर जो है उसकी बाइंग पावर इंक्रीज हो गई है, ठीक है, बहुत सारी जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूमर को जो है वो क्या अवेलेबल है। ग्रेट अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर के पास में क्या अवेलेबल है, ये सब। नेचर ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग जो वो कैसी है, कस्टमर ओरिएंटेड है। मार्केटिंग कैसी है, कस्टमर ओरिएंटेड। दूसरा, मार्केटिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं वैल्यू को। मार्केटिंग इज अ नेटवर्क ऑफ रिलेशनशिप, मार्केटिंग बिजनेस है, मार्केटिंग डायनामिक है, ऑर्गेनाइजेशन वाइड फंक्शन है, ठीक है, जैसे कंपनी के अलग और फंक्शन मैनेजमेंट फंक्शन होते हैं, उसी तरीके से मार्केटिंग भी एक फंक्शन है, ठीक है। मार्केटिंग एक सोशली परवेसिव प्रोसेस है एंड मार्केटिंग बहुत साइंस भी है, साथ में आर्ट भी है। स्कोप के अंदर मार्केटिंग में क्या कहता है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, सर्विसेज, ये सब जो पार्ट है किसका, मार्केटिंग का। फिर इंपोर्टेंस थोड़ा देख लेना। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब जो है वो क्या होता है, मार्केटिंग मैनेजमेंट एक आर्ट है या साइंस है जिसमें हम चूज करते हैं सबसे पहले टारगेट मार्केट को। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम सबसे पहले सिलेक्शन जो है वो करते हैं किसका, टारगेट मार्केट का। एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यू, और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवाने का जो है वो काम करते हैं, ठीक है जी। यूटिलिटी एंड मार्केटिंग अगर बात करें तो देखो मार्केटिंग का मेन काम जो है वो है कस्टमर को यूटिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। तो 5 तरह की इकोनॉमिक यूटिलिटी, मतलब प्रोडक्शन या मार्केटिंग जो है वो सप्लाई करता है 5 तरह की यूटिलिटी। सबसे पहला फॉर्म यूटिलिटी का मतलब जो है वो क्या, इस व्हेन समवन प्रोड्यूस समथिंग टेंजिबल, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर्म। मतलब आपने फॉर्म को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, फॉर्मेट को चेंज कर दिया। टास्क, जब आप दूसरे के लिए कोई काम करते हैं उसको बोलते हैं टास्क यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी, अगर मान लो राइट प्रोडक्ट राइट मतलब कंज्यूमर को जिस टाइम पे प्रोडक्ट चाहिए उस टाइम पे उसको सामान मिल जाए, उसको बोलते हैं टाइम यूटिलिटी। प्लेस, जहां पे कंज्यूमर को सामान चाहिए वहीं पे मिल जाए तो है प्लेस यूटिलिटी। पोजेशन यूटिलिटी, इसका मतलब जो है ओनरशिप जो है वो क्या, ट्रांसफर हो जाएगी। इसके बाद ये है एक्सचेंज कॉन्सेप्ट, थोड़ा इसको देख लेना एक बार। अब इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग ओरिएंटेशन, इसके लिए सबसे पहले पढ़ा हमने एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। इसके अंदर तो क्या, सामान का आदान प्रदान होता है, उसको बोलते हैं एक्सचेंज कॉन्सेप्ट। सबसे पहला जो है वो आया था प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो वो क्या बोलता है, वो प्रोडक्ट, ये पहली बात तो ये मार्केटियर ओरिएंटेड है, बोले तो सेलर ओरिएंटेड है। तो यहां पे मार्केटियर जो वो क्या करेगा, ऐसा सामान बनाएगा जो जिसका मास प्रोडक्शन हो, ठीक है, और दूसरा सभी के लिए एक जैसा सामान जो है वो बनाया जाएगा। तो कंज्यूमर का यहाँ पे जो फोकस है वो क्या होता है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर। और कंज्यूमर क्या सोचता है, कंज्यूमर यहाँ पे जो है वो सोचता है कि हम ऐसा, मतलब प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के अंदर कंज्यूमर जो है
पहली बात तो ये कंपनी फोकस है, दूसरा इसमें मास प्रोडक्शन के ऊपर जो फोकस किया जाता है। और कंज्यूमर क्या क्या मानता है, कंज्यूमर मानता है कि वही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल होगा जो वाइडली अवेलेबल होगा और चीपर प्राइस पे अवेलेबल होगा। तो एक तो हर जगह मिल जाए और दूसरा चीपर प्राइस पे मिले, ये था आपका कौन सा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। इसके अंदर एक था ये थियोडर लेविट का जो वो था मार्केटिंग मायोपिया। मार्केटिंग मायोपिया जो है वो वैसे तो ये इसको प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पे पढ़ते हैं, तो आपको मैंने बताया मार्केटिंग मायोपिया एक टर्म है जिसके अंदर एक कंपनी अपना पूरा फोकस सिर्फ प्रोडक्ट के ऊपर कर देती है और कस्टमर की एग्जिस्टेंस को भूल जाती है, उसको बोलते हैं हम लोग का मार्केटिंग मायोपिया। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात आया, कौन सा प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। यहां पे मार्केटर को लगा कि यार देखो सामान मतलब सिर्फ बल्क में सामान बनाने से और सस्ता सामान बनाने से बात नहीं बनेगी, अगर सामान को मार्केट के अंदर बेचना है तो उसके अंदर जो स्पेशल फीचर होने चाहिए। तो ये है आपका क्या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट जो ये बोलता है कि प्रोडक्ट वही मार्केट के अंदर बिकेगा जो अच्छी क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड इनोवेशन जो वो क्या करेगा, ऑफर करेगा। इसके बाद सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ये बोलता है कि आप चाहे प्रोडक्ट कितना अच्छा बना लो लेकिन अगर कस्टमर तक अपनी बात नहीं पहुंचाओगे तो सामान आपका नहीं बिकेगा। तो सेलिंग कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि वही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर सेल होगा जिस सामान के बारे में, जिस सामान के लिए आप जो है वो क्या करोगे, मार्केटिंग एफर्ट लगाओगे, बेसिकली एडवर्टाइजमेंट, सेल प्रमोशन ये सब करोगे। तो ये आपका कौन सा सेलिंग प्रोडक्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। फिर है मार्केटिंग। अब अपने को लगा कि यार देखो कैसे भी सामान बना लो, आप अपने हिसाब से अगर सामान को बनाकर और कस्टमर को दोगे ना, वो सामान मार्केट में नहीं बिकेगा जब तक सामान कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई ना करे। इसका मतलब अब जो है वो कॉन्सेप्ट जो निकल के आया वो ये बोलता है कि हमको जो सामान ऐसा बनाना पड़ेगा जो कस्टमर के हिसाब से हो, जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करता हो। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो कस्टमर ओरिएंटेड है और यहां पे ये बोलता है कि वही सामान मार्केट के अंदर सेल होगा जो कस्टमर की, जो पर्टिकुलर कस्टमर की नीड को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा और सामान कस्टमर के हिसाब से होगा। ठीक है, तो यहां पे जो है वो मेन फोकस जो किया गया किसके ऊपर, कस्टमर पे और उसकी नीड पे, और कस्टमर को सेंट्रल पॉइंट जो है वो लेकर चले हैं। ठीक है, फिर है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट जो ये बोलता है कि एवरीथिंग मैटर। मार्केटिंग के अंदर हर चीज जो वो क्या करती है, मैटर करती है। इसके बेसिकली 4 कॉन्सेप्ट है। एक है आपका इंटरनल मार्केटिंग, लोगों को कैसे अपॉइंट करना है, ये इंटरनल मार्केटिंग। इसके अंदर हम देखते हैं मार्केट डिपार्टमेंट के बंदे या सेल्स, सीनियर मैनेजमेंट या अदर डिपार्टमेंट। फिर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, इसके अंदर हम जो ये मानते हैं कि चारों पीस को हम जो है वो एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन हो गया, प्रोडक्ट एंड सर्विस हो गया, चैनल हो गया, प्राइस हो गया, ये सब। फिर एक है आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग, सेल्स रेवेन्यू, मतलब यहां पे हम देखेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, उसके लिए ये पैरामीटर हम लोग जो है वो चेक करते हैं। और फिर रिलेशनशिप मार्केटिंग, ये रिलेशनशिप मार्केटिंग में हम ये मानते हैं कि कंपनी का जो है अपने कस्टमर के साथ में, एम्प्लॉय के साथ में, पार्टनर के साथ में एंड फाइनेंशियल कम्युनिटी के साथ में बेटर रिलेशन होना चाहिए। तो बेसिकली होलिस्टिक मार्केटिंग ये बोलता है कि एवरीथिंग मैटर, मार्केटिंग में हर चीज मैटर करती है और इसके बेसिकली जो 4 क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 4 इसके कंपोनेंट है। तो रिलेशनशिप के अंदर तो ये बोलता है कि भाई हमारा एक बेटर रिलेशनशिप होना चाहिए, मतलब म्यूचुअली सेटिस्फाइंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होना चाहिए हमारे लोगों के साथ में, कस्टमर, एम्प्लॉय, मार्केटिंग पार्टनर एंड जो फाइनेंशियल कम्युनिटी है, इनके साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के अंदर हम लोग इस तरीके से मार्केटिंग एक्टिविटी को जो है वो क्या करेंगे, डिवाइस करेंगे कि हमारे 4 पीस को जो हम क्या एक साथ जो है, मतलब हर पी के साथ, मतलब प्रोडक्ट जो है वो भी ऐसा हो कि वैल्यू प्रोवाइड करे, प्रमोशन भी इस तरीके से कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करे। तो हर पी के साथ में हम लोग जो वो क्या करेंगे, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, अब यहाँ पे सीवा जो 4 डायमेंशन है वो है आपका सीवा, SIVA। एस है आपका सोल्यूशन, तो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर के लिए क्या सोल्यूशन का काम करेगा। प्रमोशन कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करेगा। प्राइस जो है वो कस्टमर के लिए वैल्यू है जो कस्टमर पे करेगा। एंड प्राइस प्लेस जो है वो कस्टमर असेस है किस तरीके से कस्टमर सामान को प्राप्त करेगा। फिर इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग के अंदर तो ये है कि हम किस तरीके से जो है वो अपने एम्प्लॉय को जो है वो हायर करेंगे, ट्रेन करेंगे, मोटिवेट करेंगे, ये सब है इंटरनल मार्केटिंग। सोसाइटल मार्केटिंग जो है वैसे इसका जो है वो पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन सोसाइटल मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो वो क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन काम है वो क्या है कि सोसाइटी की जो नीड है उसको क्या करना, सेटिस्फाई करना। ठीक है ना। इसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करें तो इसके अंदर कंपनी जो वो क्या करती है, मार्केटिंग एफर्ट लगा के फिर देखेगी कि भाई हमारी सेल्स रेवेन्यू जो है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा है। ठीक है ना। तो हम ये भी देखना चाहेंगे हमारी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके लिए हम लोग जो हमारा ग्रोथ रेट जो है या मार्केट शेयर हमारा क्या है उस सबको जो है चेक करने का काम करेंगे। ठीक है। इसके बाद है वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो मेन एम है वो है वैल्यू डिलीवर करना। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो है वो वैल्यू डिलीवरी को मतलब मार्केटिंग की डेफिनेशन दिया, वैल्यू डिलीवरी डेफिनेशन, और वो ये बोलता है कि मार्केटिंग जो है वो एक्टिविटी है, इट इज सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड द प्रोसेस जिसके थ्रू हम क्रिएट, कैप्चर, कम्युनिकेट एंड डिलीवर एंड एक्सचेंज करते हैं ऑफरिंग दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर, क्लाइंट, पार्टनर एंड द सोसाइटी एट लार्ज। तो मोटा मोटी बात निकल के क्या आ रही है कि मार्केटिंग का जो मेन एम है वो क्या है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना। ठीक है ना। तो बोलता है रियलाइजेशन, यहां से हमने जो मेन बात पढ़ी है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में वो क्या था कि रियलाइजेशन डेटा डिलीवरी
डिलीवरिंग वैल्यू इज अ फंडामेंटल टू द मार्केटिंग। दूसरा, हर बिजनेस जो है वो रिकॉग्नाइज करता है दैट इट इज इन द बिजनेस ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू। प्रॉफिट जो है फर्म का वो उसमें फोकस होना चाहिए किस पे, वैल्यू डिलीवरी पे। प्रॉफिट टू द फर्म इज टू गेट इक्वल फोकस, जैसे वैल्यू डिलीवरी पे फोकस है तो प्रॉफिट के ऊपर भी आपका ध्यान होना चाहिए। कंपीटिंग इन द मार्केट टू बी व्यू एज द आर्ट ऑफ डिलीवरिंग सुपीरियर वैल्यू। अगर आप जो मार्केट में बढ़िया कंपटीशन फेस कर रहे हो और अगर आप उसमें जीत पा रहे हो तो इसका मतलब आप अपने कस्टमर को बढ़िया वैल्यू प्रोवाइड करवा पा रहे हो। मार्केटिंग फेलियर का बेसिक मतलब जो है वो क्या, कि आपका डिलीवरी वैल्यू मतलब आप जो है वैल्यू डिलीवर में ही फेल हो गए। डिलीवरिंग वैल्यू एक कॉर्पोरेट लेवल इशू है, तो कोई भी अगर आप फेलियर होता है इसके अंदर ना, तो हम ये मानेंगे पूरी की पूरी फर्म जो क्या हो गई है, फेल हो गई है। द फर्म मस्ट वोट फॉर परवेसिव मार्केटिंग अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, द फर्म मस्ट ट्राई एंड अटेन ऑल इट्स गोल बट मस्ट, सारे गोल को आप अचीव करना लेकिन वैल्यू डिलीवरी के थ्रू ही, ठीक है ना। वैल्यू डिलीवरी का मतलब जो है वो क्या, विन विन सिचुएशन सभी केसेस के अंदर। अब मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क के अंदर क्या क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो डेवलप करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड प्लान को। आपने डेवलप कर लिया भाई आपका जो भी प्लान है, उसके बाद आप कस्टमर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करेंगे तो कैप्चर करेंगे मार्केटिंग इनसाइट। फिर कस्टमर के साथ हम बात करेंगे, उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड जो है वो क्रिएट करेंगे, अपना स्ट्रॉन्ग ब्रांड क्रिएट करेंगे ताकि कस्टमर उसको देखते आइडेंटिफाई कर ले कि ये किसका प्रोडक्ट है। फिर शेप करेंगे मार्केट ऑफरिंग को, फिर डिलीवर करेंगे वैल्यू को, कम्युनिकेट करेंगे वैल्यू को, एंड लास्ट में क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे लॉन्ग टर्म ग्रोथ। इसके बाद है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस जो है उसके लिए पहले ट्रेडिशनल जो प्रोसेस था, ट्रेडिशनल फिजिकल प्रोसेस, उसमें पहले सामान बनता था फिर वो बिकता था, लेकिन अब जो वैल्यू क्रिएशन एंड डिलीवरी सीक्वेंस है वो थोड़ा अलग है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जो वैल्यू को क्या करते हैं, चूज करते हैं। इसके लिए हम एसटीपी करते हैं, सेगमेंटिंग टारगेटिंग पोजीशन। फिर हम लोग वैल्यू को प्रोवाइड करने का काम करते हैं और फिर हम लोग जो वैल्यू को कम्युनिकेट करने का काम करते हैं, ठीक है। वैल्यू चेन जो है वो क्या, माइकल पोर्टर जो है होवर्ड के, उन्होंने जो है वैल्यू चेन प्रोवाइड किया। इसके अंदर बताया गया आइडेंटिफाई द वे टू क्रिएट मोर कस्टमर वैल्यू। तो इसके अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाले काम को दो पार्ट में डिवाइड किया, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होने वाली एक्टिविटी को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक है जी आपका प्राइमरी एक्टिविटी और एक है जी आपका कौन सा, सपोर्टिंग। प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर टोटल मिला के 5 तरह की एक्टिविटी और सपोर्टिंग में टोटल मिला के 4। सपोर्टिंग एक्टिविटी वो है जो प्राइमरी एक्टिविटी को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं अपना बढ़िया काम करने के लिए। प्राइमरी एक्टिविटी में जो 5 एक्टिविटी है वो कौन कौन से, सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक, किस तरीके से जो मटेरियल है वो कंपनी के अंदर आएगा वो है इनबाउंड लॉजिस्टिक। दूसरे नंबर पे ऑपरेशन, किस तरीके से जो है वो रॉ मटेरियल को कैसे कन्वर्ट किया जाएगा फिनिश प्रोडक्ट में, ये है ऑपरेशन। फिर आउटबाउंड लॉजिस्टिक, किस तरीके से जो फिनिश प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा। फिर आएगा मार्केटिंग एंड सेल, ठीक है, कस्टमर को इंड्यूस करने के लिए मार्केटिंग एफर्ट लगाएंगे। और लास्ट में जो वो क्या आएगा, सर्विसेज, ठीक है। अब यहां पे कोर बिजनेस प्रोसेस के अंदर हम यहां जो है वो क्या करते हैं, मार्केट सेंसिंग प्रोसेस है वो लगाते हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले जो है इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और उसके बेस पर जो है वो क्या, मतलब सेंस करते हैं, पहले मार्केट को सेंस करेंगे और वहां से सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे, ठीक है। फिर यहां पे हम लोग जो वो क्या करते हैं, न्यू ऑफरिंग रियलाइजेशन प्रोसेस, वो सारी एक्टिविटी, ठीक है, मतलब सामान को बनाने से पहले हम लोग जो है वो रिसर्च करेंगे, डेवलप करेंगे, लॉन्च करेंगे न्यू हाई क्वालिटी ऑफरिंग को। कस्टमर एक्विजिशन प्रोसेस जो है वो करेंगे, जिसमें टारगेट मार्केट को हम पहले डिफाइन करेंगे और ढूंढेंगे नए कस्टमर को। फिर कस्टमर रिलेशनशिप, कस्टमर के साथ बेटर रिलेशनशिप बिल्डअप करने का काम करेंगे और फिर फुलफिल करेंगे अपने मैनेजमेंट प्रोसेस को। कोर कॉम्पिटेंसी मतलब जो है वो क्या होता है, कोर कॉम्पिटेंसी वो है जिसके बेस पर हम लोग जो है वो मार्केटिंग में क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं। मतलब हमारी वो स्ट्रेंथ जिसके बेस पर हम मार्केट में कंपटीशन कर रहे हैं, वो एक यूनिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना, उसको बोलते हैं कोर कॉम्पिटेंसी। कोर कॉम्पिटेंसी की बात करेंगे, उसके 3 कैरेक्टरिस्टिक है। सबसे पहला ये सोर्स है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का, इसका मतलब ये कोर कॉम्पिटेंसी के बेस पर हम लोग जो है वो क्या मार्केट में एक एडवांटेज गेन करते हैं। दूसरा, इट हैज एप्लीकेशन इन ए वाइड वैरायटी ऑफ मार्केट, ठीक है, जो आपकी कोर कॉम्पिटेंसी है उसको जो है वो पूरे मार्केट के ऊपर हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहीं पे भी चले जाए हम उस अपने एक यूनिक फीचर के बेस पर जो है वो जीत सकते हैं। फिर इट इज डिफिकल्ट फॉर कंपटीटर टू इमिटेट, कोर कंपिटेंसी जो है वो मार्केट उसके लिए जो हमारे कंपटीटर है उनके लिए बहुत ही मुश्किल है उसकी क्या करना, नकल करना, उसको बोलते हैं कोर कंपिटेंसी। फिर है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कस्टमर के साथ में बढ़िया रिलेशन अपने को क्या करना है, बिल्डअप करना है। तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो केयरफुली मैनेज करते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द इंडिविजुअल कस्टमर एंड ऑल कस्टमर टच पॉइंट टू मैक्सिमाइज द कस्टमर लॉयल्टी, उसको बोलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। फिर 1-to-1 मार्केटिंग, इसको आगे मास मार्केटिंग के थ्रू देखेंगे। पहले कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर वैल्यू, कस्टमर को हमारा मेन एम जो है वो क्या, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना। तो हमने इसमें क्या पढ़ा था, कस्टमर वैल्यू का मतलब होता है परसीव्ड वैल्यू बाय द कस्टमर। जब भी कस्टमर किसी भी सामान को परचेज करेगा तो उसके अंदर उसको वो किस तरीके से उसको देखता है, उसको बोलता है परसीव्ड वैल्यू, ठीक है ना। अब जब आप किसी सामान को परचेज करोगे 2 तरह की वैल्यू आपको मिलेगी, एक है टेंजिबल, एक है इंटेंजिबल। टेंजिबल में सबसे पहले फंक्शनल वैल्यू, मतलब जो प्रोडक्ट है वो एबल होना चाहिए कि आपकी नीड को सेटिस्फाई कर पाए। दूसरा इकोनॉमिक वैल्यू, अगर आपको ये लगता है कि कस्टमर ऑब्जर्व करता है कि उसको प्राइस एडवांटेज हुआ तो हम बोलेंगे जो प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू है। फिर कन्वीनियंस वैल्यू, कि उसको खरीदना आसान है और उसको जो है वो यूज करना भी आसान है, तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट में क्या है, कन्वीनियंस वैल्यू है। फिर सेंसरी एस्थेटिक वैल्यू, अगर जो प्रोडक्ट है वो देखने में
लुक स्मेल साउंड अगर वो अच्छा है तो हम बोलेंगे उसमें सेंसरी या एस्थेटिक वैल्यू है। फिर है सर्विस वैल्यू। सर्विस वैल्यू का मतलब कि अगर अपने को जो प्रॉम्प्टनेस एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस बढ़िया मिल रही है तो हम बोलेंगे उसमें क्या सर्विस वैल्यू है। इंटेंजिबल वैल्यू के अंदर सोशल वैल्यू, जो हमारा प्रोडक्ट है वो सोशली एक्सेप्टेबल हो। प्रेस्टीज वैल्यू, अगर हम प्रोडक्ट को यूज करें तो हमारी सेल्फ एस्टीम जो है इंक्रीज हो रही है। सेंटिमेंट वैल्यू, अगर प्रोडक्ट जो है हमें किसी पास्ट हमारा कोई मान लो मेमोरी है उसको अगर याद करवाते तो हम बोलेंगे प्रोडक्ट में क्या सेंटिमेंट वैल्यू है। एग्जांपल है वो दादाजी वाला एचएमटी की घड़ी वाला, ठीक है। फिर एक्सपीरियंस वैल्यू, ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऐसे जो अपने को एक स्पेशल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवा रहा है। फिर बिलीफ वैल्यू कि अगर हमको लगता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमारे रिलीजियस बिलीफ को भी जो है वो उसके साथ कोहेरेंट है तो हम बोलेंगे उसमें क्या बिलीफ वैल्यू भी है, ठीक है। अब एक्सपीरियंस जो है वो भी क्या है वैल्यू है, ठीक है। अब कस्टमर को जो वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो परचेज में भी, जिससे कस्टमर आपको सामान परचेज करा उस टाइम पे परचेज के टाइम पे भी कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवा सकते हो। यूज के टाइम पे भी कस्टमर को वैल्यू मिलती है। एंड पोस्ट कंजम्पशन एक्सपीरियंस जो है उसमें भी कस्टमर को वैल्यू आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके बाद है कंटेम्प्रेरी मॉडल जो है उसमें डार्क मॉडल था। इसके लिए कस्टमर के साथ हम सबसे पहले क्या करेंगे डायलॉग, फिर असेस, फिर रिस्क असेसमेंट और फिर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है ना। तो यहां पे हम ये बोलते हैं डार्ट के अंदर बेसिकली जो वो क्या कि इंडिविजुअल कस्टमर भी फर्म के लिए जो वो क्या करता है, मतलब एक कस्टमर जो है वो फर्म के लिए वैल्यू जो है वो रखता है, ठीक है ना। वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में हम लोग जो है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक अपस्ट्रीम एक्टिविटी, सामान के बनने से पहले तक की एक्टिविटी अपस्ट्रीम, बनने के बाद की जो एक्टिविटी वो है कौन सी डाउनस्ट्रीम। सबसे पहले वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं, फिर वैल्यू को क्रिएट करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, फिर वैल्यू को डिलीवर करेंगे, वैल्यू को कैप्चर करेंगे और लास्ट में वैल्यू को एनाउंस करेंगे, ठीक है। मार्केटिंग मायोपिया एक टर्म है जो दिया था थियोडर लेविट ने, और इसके अंदर जब एक फर्म जो वो अपना एक्सेसिव एम्फेसिस जो है पूरा फोकस कर ले ओनली एंड ओनली किस पे प्रोडक्ट पे और कस्टमर की एग्जिस्टेंस को अगर वो भूल जाए तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग मायोपिया। कस्टमर का एनालिसिस करते हैं तो सबसे पहले जो वो प्रोस्पेक्ट कौन है, वो बंदा जो आपके सामान को मतलब प्रोस्पेक्टिव बायर जो आपके सामान को परचेज कर सकता है उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। तो उसको हम इंड्यूस करेंगे कि आप एक बार वो हमारे सामान को क्या करें ट्राई करें। अगर एक पर्सन आपके सामान को पहली बार ट्राई करता है तो वो बन जाएगा आपका फर्स्ट बायर। अगर वो उससे सेटिस्फाई है और वो आपके सामान को दोबारा से क्या कर रहा है मतलब फिर रीबाय कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या रिपीट बायर। अगर वो लगातार आपके सामान से सेटिस्फाई और वो लगातार सिर्फ आपके सामान को परचेज करता है तो वो आपकी कंपनी की रीढ़ की हड्डी बन गया और वो हो जाएगा कौन आपका कोर बायर। और अगर मान लो कोई पर्सन जिसने पहली बार आपके सामान को परचेज किया और उसको वो सही नहीं लगा तो वो आप फ्यूचर में आपके सामान को परचेज नहीं करेगा तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या डिफेक्टर। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब है फैक्टर, कस्टमर को रिटेन अगर करना है तो उसके लिए कौन कौन से फैक्टर है। कस्टमर सर्विस, कस्टमर को बेटर सर्विस जो है वो क्या करें प्रोवाइड करें। कंटिन्यू जो है वो वैल्यू को एनहांस करें। कंटिन्यू आप जो है वो टेक्निक के साथ में जो आप पेस बना के रखें, मतलब ये अगर टेक्निक चेंज हो रही है तो आपको भी अपने सिस्टम को चेंज करना चाहिए। कंटिन्यू इंप्रूवमेंट करें इन द कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम। फिर कस्टमर एडॉप्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो सबसे पहले जो वो क्या कस्टमर के माइंड में हम क्या पहले अपने सामान के बारे में कस्टमर को अवेयर करेंगे, फिर उसके अंदर जो है इंटरेस्ट जागृत करेंगे, फिर इवैल्यूएशन कस्टमर जो है वो इवैल्यूएट करेगा, ठीक है। फिर कस्टमर जो है इवैल्यूएट करेगा, अगर कस्टमर को लगेगा कि भाई ये सामान अगर मैं परचेज करूंगा तो मेरे को वैल्यू मिलेगा, फिर वो उसको क्या करे ट्राई करेगा। अगर ट्राई करने के बाद वो उससे सेटिस्फाई तो उसको क्या कर लेगा एडॉप्ट कर लेगा। तो ये है एडॉप्टर ऑफ द न्यू प्रोडक्ट मूव फ्रॉम 5 स्टेजेस। फिर ये तो सिंपल से है बाय रेडीनेस। अच्छा ये ध्यान रखना 5 एडॉप्टर जो है वो सबसे पहले होगा इनोवेटर जो है 2.5% है, फिर अर्ली एडॉप्टर इसमें 13.5%, फिर अर्ली मेजोरिटी इसमें 34%, फिर लेट मेजोरिटी इसमें 34% और फिर आएंगे लगार्ड्स ये कितने 16%। इनका मैंने आगे सारा बताया था आपको, ठीक है ना, इसको जरूर पढ़ के जाना, ये सब हमने ढंग से पढ़ा था इसको। इसके बाद था एसटीपी के अंदर नहीं हाँ एसटीपी। सबसे पहले हम लोग जो क्या करते हैं एंटायर मार्केट को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेगमेंट बनाएंगे, सेगमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, एक पर्टिकुलर सेगमेंट को टारगेट करेंगे और फिर उसमें अपने प्रोडक्ट के बारे में जो है वो क्या करेंगे उनके जो सेगमेंट कस्टमर है उनके माइंड में अपने प्रोडक्ट की एक इमेज क्रिएट करेंगे। जो टारगेट कस्टमर है उनके माइंड में हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी एक इमेज सेपरेट इमेज क्रिएट करना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या पोजिशनिंग। ओके तो सेगमेंटिंग हो गया, टारगेटिंग हो गया, पोजिशनिंग हो गया और डिफरेंशिएशन हो गया। अब दो चीजें थी, एक है मास मार्केटिंग और एक है माइक्रो मार्केटिंग। मास मार्केटिंग में तो क्या सिंगल सेगमेंट होता है, जब आप पूरी की पूरी एंटायर मार्केट को कैप्चर करना चाहते हो और सबके लिए एक ही सामान बना रहे हो एक जैसा, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या मास मार्केटिंग। और एक होता है माइक्रो, जब आप जो है आपको जब ये पता चलता है कि यार सबके लिए एक जैसा सामान बनाएंगे तो काम नहीं चलेगा, हमको जो है वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो हर कस्टमर के हिसाब से या हर टारगेट ग्रुप के हिसाब से हमको सामान अलग अलग बनाना पड़ेगा। तो अब आप जो है वो शिफ्ट हो जाओगे किसमें माइक्रो मार्केटिंग में। माइक्रो मार्केटिंग में सबसे पहले तो सेगमेंट मार्केटिंग, अलग अलग सेगमेंट बनाएंगे और हर सेगमेंट के हिसाब से जो सामान को क्या करेंगे क्रिएट करने का काम करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद में
सेगमेंट मार्केटिंग के बाद था आपका निश मार्केटिंग। सेगमेंट के अंदर एक और सब सेगमेंट, उसको बोलते हैं निश, ठीक है। तो ये जो है वो बहुत ही कंसंट्रेटेड पीपल होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो नीड है वो थोड़ी सी क्या होती है, अलग होती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं निश मार्केटिंग, ठीक है। अब इसको कंसंट्रेटेड मार्केटिंग बोला जाता है, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद जो है वो लोकल मार्केटिंग, अगर एक लोकल लेवल के ऊपर जो लोग रहते हैं, अगर उनकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए आप सामान प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, लोकल मार्केटिंग। फिर उसके बाद है एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग, जिसके अंदर हम लोग जो कस्टमर को एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे, ठीक है। आप एक्सपीरियंस कैसे प्रोवाइड करेंगे, कम्युनिकेशन के थ्रू, वर्बल आइडेंटिटी के थ्रू, प्रोडक्ट प्रेजेंस के थ्रू, को ब्रांडिंग, एनवायरनमेंट, वेबसाइट, पीपल, इनके थ्रू हम लोग जो कस्टमर को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने का काम करेंगे। आप कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट कैसे करेंगे, सबसे एनालाइज करो एक्सपीरियंशियल वर्ल्ड ऑफ द कस्टमर, बिल्ड करेंगे एक्सपीरियंशियल प्लेटफॉर्म, मतलब कस्टमर को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाने का प्लेटफॉर्म बिल्ड करेंगे, डिजाइन करेंगे ब्रांड को, फिर स्ट्रक्चर करेंगे कस्टमर इंटरफेस को, और लास्ट में एंगेज होंगे इन द कॉन्टिन्यूअस इनोवेशन। इंडिविजुअल मार्केटिंग क्या, 1-to-1 मार्केटिंग बोलते हैं इसको, जब एक कस्टमर हमारे लिए एक सेगमेंट के बराबर होता है और एक सिंगल कस्टमर की नीड के हिसाब से आप उनके सामान को प्रोवाइड अगर आप करवा रहे हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग इंडिविजुअल मार्केटिंग। ये डिफरेंस था मास में और ये थोड़ा देख लेना। मास मार्केटिंग में मेन बात ये रखना, हम ये मानते हैं कि कस्टमर की जो नीड है वो क्या सिमिलर है, कस्टमर हैव सिमिलर नीड एंड वांट एंड कैन बी सेटिस्फाइड विद द स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट सर्विस ऑफरिंग। और मार्केट सेगमेंटेशन के अंदर हम लोग ये मानते हैं कि कस्टमर ग्रुप जो है ना, उनकी नीड जो वो क्या डाइवर्स है, होमोजीनियस नहीं है, ठीक है ना। मतलब अलग अलग लोगों की नीड हेटेरोजीनियस है, और फिर अगर सेगमेंट वाले सेगमेंट के अंदर जो लोग आ रहे हैं उनकी नीड क्या होमोजीनियस है, ठीक है। इसके बाद सेगमेंट को अगर मान लो आपने अगर अलग अलग सेगमेंट बनाने, तो सेगमेंट किस बेस पर बनाएंगे, तो बोलता सेगमेंट जो है उसका क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहला मेजरेबल, जो भी सेगमेंट हो वो मेजरेबल होना चाहिए, जिसको आप नाप सकते हो। दूसरा सब्सटेंशियल होना चाहिए, सेगमेंट शुड बी सफिशिएंट साइज का सो एज टू जनरेट द प्रॉफिट, असेसेबल हो, आप उसको इजीली रीच कर पाए। फिर डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, ठीक है, मतलब अलग से आपको जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर पाए, और एक्शनेबल भी हो, मतलब ये पॉसिबल होना चाहिए कि हम उस सेगमेंट के लिए जो है मार्केटिंग प्रोग्राम भी लॉन्च कर सकें, ठीक है। ये हमारे कुछ वेरिएबल है, इनके थ्रू हम लोग जो है, जैसे ज्योग्राफिक सेगमेंट अगर बनाना है ज्योग्राफी की बेस पर, तो उसके अंदर जो आपके वेरिएबल है वो क्या क्या है, कंट्री के बेस पर, रीजन के बेस पर, सिटी के बेस पर, डेंसिटी, क्लाइमेट के बेस पर। डेमोग्राफिकली अगर आपको सेगमेंट बनाना है तो आप एज के बेस पर बना सकते हो, जेंडर के बेस पर, फैमिली साइज के बेस पर, ये सब। साइकोग्राफी के अंदर सोशल क्लास, लाइफस्टाइल, ये सब। बिहेवियर के अंदर ओकेशन, बेनिफिट, इनके बेस पर, ठीक है। अब सेगमेंटिंग इंडस्ट्रियल मार्केट की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहले ये है साइज ऑफ द कस्टमर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो कस्टमर का जो साइज है वो लार्ज बायर भी हो सकते हैं, मीडियम साइज बायर भी हो सकते हैं, एंड स्मॉल बायर भी, ठीक है। फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन अलग अलग, एक जगह पे भी हो सकते हैं, अलग अलग जगह पे भी हो सकते हैं। एंड यूजर ऑफ द फर्म प्रोडक्ट, ठीक है। एंड बायर बिहेवियर, मोटिवेशन ऑफ द परचेज क्राइटेरिया। अब इसके अंदर जो है हम क्या करते हैं, हाउ टू सेगमेंट द मार्केट को सेगमेंट अगर बनाना है, मतलब मार्केट की सेगमेंटिंग करनी है, तो सबसे पहले हम लोग जो क्या करेंगे, सर्वे करेंगे, ठीक है। आप सर्वे करके अपने को पता चलेगा, इन डेप्थ इंटरव्यू या बेसिकली डिस्कशन करके अपने को पता चलेगा कि लोगों की नीड क्या क्या है। फिर उनके बेस पर हम लोग जो वो सर्वे कर लिया, अब हम जो वो एक सेगमेंट को क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। फिर उस सेगमेंट को एनालाइज, डेटा जो आपने इकट्ठा कर लिया, इंटरव्यू करके जो डेटा आपको मिला, उस डेटा को आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, और फिर लास्ट में जो वो क्या करोगे, प्रोफाइल करोगे, ठीक है। मतलब सेगमेंट बना लेंगे, मोटा मोटी बात ये। फिर टारगेटिंग स्ट्रेटजी। टारगेटिंग के अंदर हम लोग जो 3 तरीके से करते हैं। एक है स्टैंडर्डाइजेशन, इसके अंदर पूरे सेगमेंट के लिए एक ही सामान बनाएंगे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। इसके अंदर ऑफर करेंगे सेम प्रोडक्ट टू द डिफरेंट मार्केट सेगमेंट, उसको बोलते हैं स्टैंडर्डाइजेशन। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या, अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग सामान बनाएंगे, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। और फोकस का मतलब जो है वो क्या होता है, जब इन दोनों का मिक्स है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, फोकस। तो बेसिकली टारगेटिंग की मतलब जो अलग अलग सेगमेंट है उनको टारगेट करने की जो स्ट्रेटजी है वो 3 तरह की, स्टैंडर्डाइजेशन, डिफरेंशिएशन एंड फोकस। फिर है पोजीशनिंग। अब हम जो है वो क्या करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में एक इमेज क्रिएट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पोजीशनिंग। आप पोजीशनिंग प्रोडक्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, पोजीशनिंग मतलब सर्विस के थ्रू भी कर सकते हैं, चैनल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, प्राइस के थ्रू भी, पीपल के थ्रू भी, और इमेज के थ्रू भी। अब पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म कैसा, मतलब पोजीशनिंग प्लेटफॉर्म जो है उसको कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो बोलता है फर्म नीड टू कंसीडर फॉलोइंग इन प्रोमोटिंग डिफरेंशिएशन। सबसे पहले सुपीरियर, मतलब आप अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से शो करेंगे कि आपका जो प्रोडक्ट है वो औरों से सुपीरियर दिखे। दूसरा कम्युनिकेबल, जो भी आप फीचर बताना चाह रहे हो वो कम्युनिकेबल हो, मतलब आप उसको अलग से डिफरेंशिएट कर पाओ कि भैया ये चीज हमारे प्रोडक्ट में औरों के अंदर नहीं है। प्रीएम्प्टिव, प्रेफरेंस मिले आपके सामान को इस तरीके से शो करे, अफोर्डेबल हो एंड प्रॉफिटेबल हो। अब टारगेट मार्केट या तो आपके सामान को लेकर के अवेयर होगी या फिर क्या होगी, अनअवेयर। अगर अनअवेयर है तो बात ही करते, अगर अवेयर है तो फिर उसमें या तो लोग कैसे होंगे, जिन्होंने आपके सामान को ट्राई नहीं किया या फिर ट्राई किया। ट्राई नहीं किया तो या तो उनका आपके सामान को लेकर के नेगेटिव ओपिनियन है, या फिर वो न्यूट्रल है, या फिर फेवरेबल ओपिनियन है। अगर वो उन्होंने ट्राई किया तो या तो
पहली बार में उन्होंने ट्राई करके उसको क्या करते रिजेक्ट कर दिया, या एक बार ट्राई किया सेटिस्फाइड है लेकिन रिपीट नहीं किया, और या फिर उनको रिपीट किया। अगर रिपीट किया तो या तो आपके सामान को लेकर के जो वो लोयल है या वो स्विचर है या वो किसी और ब्रांड को लेकर लोयल है। अगर वो आपके सामान को लेकर लोयल है तो या तो वो लाइट यूजर होंगे या वो रेगुलर यूजर या फिर वो हैवी यूजर। ये जो लोग हैं ये कंपनी की मेन रीड होती है, ठीक है ना। तो हार्डकोर लोयल जो है वो कौन होता है, लॉयल्टी स्टेटस के बेस पर मार्केटर जो है वो 4 ग्रुप के अंदर जो है डिवाइड करता है कस्टमर ग्रुप को। एक तो होता है हार्डकोर लोयल, वो कंज्यूमर जो एक ही ब्रांड के सामान को परचेज करते हैं उसको बोलते हैं हार्डकोर लोयल। फिर स्प्लिट लोयल जो 2 या 3 ब्रांड को अक्सर परचेज करते हैं उसको बोलते हैं स्प्लिट। शिफ्टिंग जो लगातार शिफ्ट करते रहते हैं, कभी कोई ब्रांड कभी कोई ब्रांड। और स्विचर जो है वो क्या, हु शो नो लॉयल्टी, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्विचर। अब डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग द पोजीशन स्ट्रेटजी कैसे करेंगे, एसटीपी, सबसे पहले सेगमेंटिंग, टारगेटिंग और फिर पोजीशनिंग, ठीक है। आप कॉम्पिटिटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक तो हमने पढ़ा पीओपी और एक था पीओडी। पीओडी का मतलब जो होता है पॉइंट ऑफ डिफरेंस, इसके अंदर वो फीचर जो हमारे प्रोडक्ट में और औरों के प्रोडक्ट में नहीं है उसका गुणगान बहुत जोरों शोरों से करेंगे, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस, ठीक है ना। तो पीओडी जो फीचर हमारे प्रोडक्ट में और वो दूसरे प्रोडक्ट में नहीं मिलेंगे, तो ये बेसिकली हमारे ब्रांड की सुपीरियरिटी को शो करेगा। और एक पीओपी, पीओपी के अंदर जो आएगा पॉइंट ऑफ पैरिटी, इसके अंदर बेसिकली वो फीचर जो और प्रोडक्ट में तो हमारे प्रोडक्ट में भी है उसको बोलेंगे पीओपी। तो बेसिकली जो आप लोगों के माइंड में जो पोजीशनिंग क्रिएट करते हो ना वो जनरली पीओडी के माध्यम से ज्यादा करते हो। अब मार्केटिंग एनवायरनमेंट, इसके अंदर 2 तरीके से हम पढ़ते हैं, एक है आपका मैक्रो, एक है आपका माइक्रो। मैक्रो के अंदर बेसिकली जो टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। वैसे तो ये पूरा का पूरा टॉपिक हमने जो आईबी के अंदर भी रिवाइज किया क्योंकि वहां पे हमने बिजनेस एनवायरनमेंट जब पढ़ा, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली जो है मैंने आपको पूरा पढ़ाया था, तो ये ध्यान रखना टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की आपको नॉलेज होनी चाहिए। मतलब जब कभी भी मार्केटर को भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाएगा तो उससे पहले वो एनवायरनमेंट का अप्रेजल करेगा, एनवायरनमेंट का एनालिसिस करेगा। अब एनवायरनमेंट का एनालिसिस करने के लिए आपको देखना पड़ेगा एनवायरनमेंट के अंदर आने वाली जो फोर्सेज है वो कौन कौन सी है। तो एनवायरनमेंट के अंदर बेसिकली जो फोर्सेज हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है मेगा या मैक्रो एनवायरनमेंट और एक है कौन सा, माइक्रो। मेगा एनवायरनमेंट की जो फोर्सेज है उसके अंदर आएगा सबसे पहले टेक्नोलॉजी। आपको टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट को भी आप क्या करोगे, असेस करोगे, क्योंकि लगातार टेक्निक में लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। टेक्निक के अंदर जो लगातार नए नए जो है इनोवेशंस हो रही है, तो इसलिए टेक्नोलॉजी का एनवायरनमेंट की नॉलेज होना भी क्या है, जरूरी है। इसके बाद में जो है वो क्या, जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कैसे चल रही है, पर कैपिटा इनकम जो है लोगों की कैसी है, डिमांड पैटर्न क्या चल रहा है, इन सब की नॉलेज होना भी क्या है, जरूरी है। सोशो कल्चर एनवायरनमेंट के अंदर जैसे कल्चर क्या चल रहा है, कल्चर को चेंज करना बहुत ही क्या मुश्किल है, सब कल्चर जो है उसको आप चेंज कर सकते हो, और अगर कल्चर शिफ्ट हो रहा है तो फिर आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है वो निकल के आ सकता है, ठीक है ना। तो कल्चर में अगर चेंज है तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, ठीक है। उसके सोशल क्लास, ये इसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर गवर्नमेंट कैसी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज कैसी है, गवर्नमेंट स्टेबल है या नहीं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर कौन कौन से कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, बेसिकली कौन कौन से लीगल लॉज हैं उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिजनेस रजिस्ट्रेशन का नॉलेज होना चाहिए। फिर डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर जो है पॉपुलेशन जो है उसका क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है, गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इन सब का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है, इकोलॉजी हो गया, इन सब की भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। इसके बाद एनवायरनमेंट स्पेसिफिक टू ए फर्म, इसको बोलते हैं माइक्रो एनवायरनमेंट। इसके अंदर बेसिकली मार्केट या डिमांड, ठीक है ना, आपका जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कैसी है, ठीक है। कंज्यूमर के बारे में भी आपको जो है सारी नॉलेज होनी चाहिए। कंज्यूमर कि नीड जो है, नीड या वांट क्या है, तो उसके बेस पर आप लोग जो क्या करोगे, सामान बनाओगे, ठीक है ना। उसके बाद में है आपका डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी एंड मार्केटिंग प्लान। जब आपने नॉलेज अप्रेजल कर लिया, पूरे एनवायरनमेंट को अप्रेज कर लिया, कस्टमर के बारे में इनसाइट आपको मिल गई, अब आप जो है वो क्या करोगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग प्लान बनाने का काम करोगे। अब स्ट्रेटजिक प्लानिंग के बारे में इंपॉर्टेंस, स्ट्रेटजिक प्लानिंग की इंपॉर्टेंस क्या थी, तो बोलता है ये अपने को डायरेक्शन या रोड मैप प्रोवाइड करेगा फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर में हम कैसे काम करेंगे वो बताएगा अपना स्ट्रेटजिक प्लानिंग। दूसरा, ये हेल्प करेगा डेवलप करने में फर्म की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज नीडेड टू सपोर्ट इट्स स्ट्रेटजिक परस्यूट। ये ब्रिंग करेगा, इट ब्रिंग फॉर द स्ट्रेटजिक डिसीजन, ठीक है ना। ये रिलेटिंग टू द फर्म, द नेचर ऑफ द स्ट्रेटजिक डिसीजन आर नॉन रूटीन, नॉन पैटर्न, एक्सेलेंट टू द फर्म, फ्यूचर डिसीजन फिट विद द एक्सेलेंट एनवायरनमेंट, लॉन्ग टर्म फोकस, डिफिकल्ट टू चेंज एट द शॉर्ट नोटिस। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फिर है स्कोप ऑफ स्ट्रेटजी प्लानिंग, फ्यूचर के बारे में बात करते हैं, ग्रोथ एस्पेक्ट की बात करते हैं, एनवायरनमेंट जो भी प्लानिंग हम करेंगे एनवायरनमेंट को ध्यान में रख के करेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें बेसिक चीजें, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है ये चीज। फिर ये है थोड़ा सा टास्क इन्वॉल्व इन स्ट्रेटजिक प्लानिंग। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि वो मैंने आपको बताया कि शफल करके दे देगा और फिर बोलेगा इसको अरेंज करके बताओ। तो इसमें सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि हम मतलब स्ट्रेटजिक प्लानिंग अगर करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं अपने मिशन को, ठीक है। मिशन को हमने क्लैरिफाई कर लिया, हमारा मिशन क्या है, फिर हम डिफाइन करेंगे अपने बिजनेस को, फिर सर्वे करेंगे एनवायरमेंट का, फिर इंटरनल अप्रेजल करेंगे फॉर्म का,
ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ वीकनेस इसको अप्रेज करेंगे। फिर इसके अंदर आपके ये बीसीजी मॉडल, जी मॉडल, आइगर एंसॉफ मॉडल, ठीक है, ये मतलब बेसिकली स्वोट, टोज, ये सब हम देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद में असेस करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, हमको क्या एडवांटेज है अगर हम कंपटीशन करते हैं, तो हमारे पास ऐसी क्या एबिलिटी है जिसके बेस पर एडवांटेज हम कंपटीशन के अंदर विजय प्राप्त कर सकते हैं। फिर सेट करेंगे कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव को, और फिर लास्ट में फॉर्मुलेट करेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी ऑफ द फर्म। अब मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस, अगर मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, एनवायरनमेंट का अप्रेजल करेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। फिर इंटरनल अप्रेजल करेंगे एसबीयू का, जो भी आपके स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है उनको अप्रेज कर लेंगे, स्ट्रेंथ वीकनेस ये देख लेंगे। फिर सेट करेंगे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव एट द यूनिट, प्रोडक्ट एंड ब्रांड लेवल पे, और फिर डेवलप करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर हर ब्रांड के लिए अलग अलग मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करेंगे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे टारगेट मार्केट को पहले, मतलब सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, पोजीशनिंग, ये 3 काम करने हैं, कर लिया। इसके बाद में फिर जो है वो क्या करें, फॉर्मेट करेंगे मार्केटिंग स्ट्रेटजी को। तो ये था, ये बेसिकली जो है ये क्या है, ध्यान देना, ये मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस है, और ऊपर वाला जो है वो क्या है, वो है आपका स्ट्रेटजी प्लानिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रेटजी प्लानिंग अलग है, मार्केटिंग प्लानिंग अलग है। स्ट्रेटजी प्लानिंग होती है पूरी कंपनी एज ए होल के लिए जनरली, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। फिर मार्केटिंग स्ट्रेटजी कैसे करते हैं, तो ये सब देख लेना, बेसिक ये। अप्रोचेस टू कमोडिटी इंस्टीट्यूशन 4-5 थी, ये तो सिंपल है। मेन अब यहां पे आता है मार्केटिंग मिक्स का। देखो मार्केटिंग मिक्स की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर हम लोगों ने जो ये पढ़ा था कि मार्केटिंग मिक्स जो टर्म है, ठीक है, इसको जो है वो कॉइन किया किसने, जेम्स कुल्टन ने। और इस कॉन्सेप्ट को जो है वो उसने बोला मार्केटिंग, मतलब वो बोला कि जो मार्केटियर है वो क्या डिसाइडर होता है, ठीक है। और इस टर्म को आगे पॉपुलराइज किया किसने, नीलेश बोर्डन ने। और फिर जीरो मैकार्थी था जिसने मार्केटिंग मिक्स को जो 4P के अंदर क्या किया, कन्वर्ट किया, ठीक है। तो मार्केटिंग मिक्स को हम व्यू करेंगे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इट वाज अ जेम्स कुल्टन जिसने कॉइन किया था एक्सप्रेशन मार्केटिंग मिक्स, और डिस्क्राइब किया था मार्केटिंग मैनेजर को एज ए मिक्सर ऑफ द इंग्रेडिएंट, ठीक है। फिर मार्केटिंग जो है वो एक वैल्यू गेम है, एंड ईच एलिमेंट जो है मिक्स का वो क्या करता है, वैल्यू कैरी करता है और वैल्यू क्रिएट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा था प्रोडक्ट जो है वो क्या, प्रोडक्ट को यूज करते हैं वैल्यू क्रिएशन के लिए, प्राइस जो है वो वैल्यू को कैप्चर करता है, प्रमोशन वैल्यू कम्युनिकेशन, एंड जो प्लेस जो है वो वैल्यू डिलीवर करने का काम करता है, ठीक है जी। इसके बाद में फिर हमने ये देखा था 4A मार्केटिंग के, तो इसमें देखा प्रोडक्ट कैसा हो, एक्सेप्टेबल, फिर प्राइस अफोर्डेबल होना चाहिए, फिर उसके बाद प्लेस असेसेबल, मतलब प्रोडक्ट जो है वो असेसेबल भी हो, कस्टमर जो है अगर वो लेना चाहे उसको परचेज भी कर सके, कोई उसको प्रॉब्लम ना हो, और प्रमोशन जो है वो कस्टमर के लिए अवेयरनेस का काम करता है। फिर जो 4P थे, प्रोडक्ट, प्लेस, प्रमोशन, प्राइस, और इसके अलावा 4 मार्केटिंग मैनेजमेंट के 4P एक्स्ट्रा और हैं, तो 8P हो गए थे। वो जो 4 थे वो कौन सा था, प्रोसेस, पीपल, प्रोग्राम एंड परफॉर्मेंस। तो अब ये टोटल मिला के 8P हो गए हैं, ठीक है ना। 3 थे आपके सर्विस मार्केटिंग के, जिसमें प्लेस, प्रोग्राम एंड प्रोसेस, और जो परफॉर्मेंस है वो ओवरऑल फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी को जो क्या करता है, शो करता है। इसके बाद अगला जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोडक्ट का। ये तो अभी बेसिक अपना हो गया, जिसके अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने सारे पढ़ लिए। आइए अब हम हमारे सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है प्रोडक्ट डिसीजन। देखो प्रोडक्ट के बारे में आपको शुरू में क्या बताया, मार्केटिंग बेसिकली क्या था, एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग जो है वो मार्केटर क्या करता है, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए उसको जो है वो क्या करता है, ऑफर करता है प्रोडक्ट, ठीक है। तो प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर दे उसको बोलेंगे प्रोडक्ट या फिर ऑफरिंग। अब प्रोडक्ट वो है जिसकी क्या होती है, मार्केटिंग, मतलब जिस भी चीज की मार्केटिंग हो सकती है ना उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट, जो कस्टमर की नीड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो इस प्रोडक्ट के बेस पर कंपनी अपने कस्टमर से बेटर रिलेशनशिप भी बिल्डअप करने का काम करती है, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट का मतलब जो है कोई भी ऐसी आइटम जो मार्केट हो सकती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट। अब यहां पे प्रोडक्ट लेवल की बात करते हैं तो यहां पे बेसिकली जो वो एक हियरार्की है जिसके अंदर 5 लेवल है। सबसे पहले कोर कस्टमर वैल्यू, ठीक है ना, अल्टीमेटली कस्टमर को क्या चाहिए, इसके अंदर हमने एग्जांपल लिया था होटल का, ठीक है। तो होटल गेस्ट जो है उसको क्या चाहिए, रेस्टोरेंट स्लीप, इसको बोलते हैं कोर कस्टमर वैल्यू, ठीक है। फिर एक्चुअल, जब आप कोर कस्टमर वैल्यू को कन्वर्ट करते हो किसमें, फिजिकल प्रोडक्ट में, तो उसको बोलेंगे एक्चुअल या फिर बेसिक प्रोडक्ट। फिर एक्सपेक्टेड, जो हमारा एक्चुअल या बेसिक प्रोडक्ट है उसको मतलब कस्टमर क्या नॉर्मली एक्सपेक्ट करता है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, जैसे बेड है वो साफ सुथरा होना चाहिए, पंखे या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो अच्छे तरीके से काम करने चाहिए, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। फिर है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट के अंदर मतलब
जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को क्या करते हैं, बढ़ा दे, ठीक है, वो सारे फीचर जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को बढ़ा दे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑगमेंटेड प्रोडक्ट। और पोटेंशियल के अंदर फ्यूचर में हम क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, पोटेंशियल प्रोडक्ट। फिर है मेटा मार्केट और मेटा मीडियरी। तो मेटा मार्केट का मतलब जो है वो क्या होता है, क्लस्टर ऑफ द फर्म, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मेटा मार्केट। और मेटा मीडियरी का मतलब क्या, मेटा मार्केट के अंदर आने वाले वो सारे के सारे जो लोग होते हैं ना, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटा मीडियरी। ओके, अब प्रोडक्ट की क्लासिफिकेशन ड्यूरेबिलिटी टेंजिबिलिटी के बेस पे, एक होता है नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो जिनका सिंगल यूज होता है, जैसे खाने पीने का प्रोडक्ट हो गया तो सिंगल यूज है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल जिसके मैनी यूजेस है, जैसे मान लो मोबाइल फोन हो गया, ठीक है, कपड़े हो गए, तो इनको बोलते हैं हम लोग क्या, ड्यूरेबल प्रोडक्ट। फिर है सर्विस। सर्विस की बात करें, सर्विस जो है वो क्या होती है, इनटेंजिबल, इनसेपरेबल, वेरिएबल, पेरिशेबल, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सर्विस। अब बात करेंगे इसके अलावा कुछ और प्रोडक्ट। सबसे पहले कन्वीनियंस गुड्स। कन्वीनियंस गुड्स जो है वो कौन सी होती है, जो आप मिनिमम एफर्ट से जो है वो आप परचेज कर लेते हो, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कन्वीनियंस। तो फ्रीक्वेंटली, इमीडिएटली एंड मिनिमम ऑफ द एफर्ट, ऐसे गुड्स जिसको आप परचेज करते हो फ्रीक्वेंटली, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस गुड्स, ठीक है। उसके बाद स्टेपल। स्टेपल गुड्स वो गुड्स होती है जिसको कंज्यूमर रेगुलर बेसिस पे परचेज करता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्टेपल गुड्स। इसके बाद में जो है फिर आएगा इंपल्स। इंपल्स गुड्स वो होती है जिसके लिए आपने कोई प्लानिंग जो है वो नहीं करी है, मार्केट में गए और वहां पे जाके आपको जो है वो सामने चिंगम दिखे और आपने परचेज कर लिया, उसको बोलेंगे आप लोग क्या, इंपल्सिव गुड्स। क्या बोलेंगे, इंपल्सिव। इसके बाद शॉपिंग गुड्स। शॉपिंग गुड्स वो जिसके लिए कंज्यूमर थोड़ी सी जो है वो क्या करता है, स्पेशल एफर्ट्स लगाता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, शॉपिंग गुड्स। ये दो तरीके से, एक है होमोजेनियस और एक कौन सा, हेटेरोजेनियस। फिर है स्पेशली गुड्स। स्पेशलिटी गुड्स जो है वो क्या, उसमें यूनिक कैरेक्टरिस्टिक या फिर ब्रांड आइडेंटिफिकेशन फॉर विच सफिशिएंट नंबर ऑफ बायर आर विलिंग टू मेक ए स्पेशल परचेज एफर्ट, जिसके लिए कंज्यूमर जो स्पेशल परचेजिंग एफर्ट करता है, मतलब दूसरे शहर में भी चला जाएगा सामान को परचेज करने के लिए, उसको बोलते हैं स्पेशलिटी गुड्स। अनसोल्ड गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जिसके बारे जिसको परचेज करने के लिए कंज्यूमर जनरली सोचता नहीं है, ऐसे गुड्स को बोलते हैं हम लोग क्या, अनसोल्ड गुड्स। या तो कंज्यूमर उसके बारे में अवेयर ही नहीं है, या अवेयर है लेकिन परचेज करने के बारे में नहीं सोच रहा, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, अनसोल्ड। और इसके डिमांड को अगर क्रिएट करना है तो कस्टमर तो मार्केटर को जो है हैवी एडवर्टाइजमेंट जो करनी चाहिए। इंडस्ट्रियल गुड्स के बेस पर तीन तरीके से, एक है मटेरियल एंड पार्ट्स जो बेसिकली रॉ मटेरियल हो गया, फिर है कैपिटल आइटम जिसको यूज करके हम मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और फिर है सप्लाई एंड द बिजनेस सर्विसेज। डिफरेंशिएशन, हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो औरों से जो है वो क्या दिखे, अलग दिखे, तभी हमारे प्रोडक्ट की जो है एक सेपरेट इमेज जो है, एक सेपरेट पोजीशन जो है कस्टमर के माइंड में क्रिएट होगी। तो डिफरेंशिएशन कैसे कैसे करेंगे, तो प्रोडक्ट के थ्रू डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, जैसे फॉर्म, हम जो है बनावट जो है वो अलग तरीके से कर सकते हैं। फिर फीचर, प्रोडक्ट में नई नई फीचर डाल के अपने सामान को औरों से अलग दिखा सकते हैं। फिर है कस्टमाइजेशन, अगर आपका सामान जो है वो कस्टमाइज नेचर का है, ठीक है, मतलब कंज्यूमर के हिसाब से अगर कंज्यूमर चाहे तो उसको चेंज भी कर सकता है, तो उसके थ्रू भी हम लोग जो वो क्या कर सकते हैं, अपने सामान की एक इमेज कस्टमर के माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। क्वालिटी के बेस पर भी हम लोग जो वो कर सकते हैं। फिर ड्यूरेबिलिटी, अगर हमारा सामान ऐसा है जो ड्यूरेबल है, ठीक है, कितने बार भी यूज कर लो खराब नहीं होगा, जल्दी खराब नहीं होता है, तो उसके बेस पर भी हम लोग जो वो क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट को अलग शो कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कभी फेल नहीं होगा कम अगर आप उसको यूज करेंगे। रिपेयरेबिलिटी, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि वो रिपेयर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि एक बार खराब हो गया तो फेंकना पड़ेगा, रिपेयर भी हो सकता है। फिर स्टाइल, हमारा जो प्रोडक्ट है वो औरों से अलग दिखता है। ये सब फीचर है जिसके बेस पर आप लोग जो मतलब प्रोडक्ट के ये सब फीचर जिसके बेस पर आप अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग करते हो, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट। फिर डिजाइनिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो। फिर सर्विस के थ्रू भी आप लोग जो क्या अपने प्रोडक्ट को औरों से अलग दिखा सकते हो। सर्विस में जैसे ऑर्डरिंग इज, आपके सामान को ऑर्डर करना बहुत ही आसान है, ठीक है, आपका सामान जल्दी डिलीवर हो जाएगा। इंस्टॉलेशन जो है वो थी क्या इजी, और लोग आएंगे अपने आप आपके सामान को घर पे जो है इंस्टॉल करके चले जाएंगे। फिर कस्टमर को प्रॉपर ट्रेनिंग भी जो है प्रोवाइड किया जाएगा, कस्टमर से कंसल्ट भी किया जाएगा सामान को लेने के बाद में, मतलब सामान हमने बेच दिया उसके बाद भी कस्टमर से कंसल्ट करेंगे। मेंटेनेंस एंड रिपेयर अगर मान लो सस्ती है, ये सब चीजें, रिटर्न की फैसिलिटी भी अगर अवेलेबल है, तो ये सब चीजें जो है ये भी इसके थ्रू भी आप जो डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट हियरकी। प्रोडक्ट हियरकी के अंदर बेसिकली जो वो 6 तरीके से हम इसको पढ़ते हैं। एक है सबसे पहले नीड फैमिली, जो कोर नीड है, मतलब जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट फैमिली एग्जिस्ट करती है उसको बोलते हैं हम लोग नीड फैमिली। फिर आपका प्रोडक्ट फैमिली, ऑल द प्रोडक्ट क्लास दैट कैन बी सेटिस्फाई कोर, जो कोर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारे प्रोडक्ट जो कंपनी क्रिएट करें जिसके माध्यम से हम कोर नीड को सेटिस्फाई करेंगे उसको बोलेंगे प्रोडक्ट फैमिली। ये है आपका इंडस्ट्री स्पेसिफिक। इसके बाद जो 3 है, प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप और आइटम, तो ये है आपका क्या, कंपनी स्पेसिफिक। तो ये आप याद रखना, प्रोडक्ट हियरकी के अंदर टोटल मिला के 6। सबसे पहले आएगा नीड फैमिली, दूसरे नंबर पे आएगा प्रोडक्ट फैमिली, फिर आएगा प्रोडक्ट क्लास, प्रोडक्ट लाइन, प्रोडक्ट टाइप और लास्ट में क्या, एक इंडिविजुअल आइटम।
इसके बाद प्रोडक्ट विड्थ का मतलब जो है वो क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो है वो कितने अलग अलग, मतलब एक कंपनी कितने अलग अलग प्रोडक्ट लाइन जो है वो कैरी करके चलती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट विड्थ। लेंथ का मतलब क्या, आपकी टोटल प्रोडक्ट मिक्स के अंदर टोटल नंबर ऑफ आइटम कितनी है, वो है आपका प्रोडक्ट लेंथ। डेप्थ का मतलब क्या, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो है एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के कितने अलग अलग वेरिएंट अवेलेबल है, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। और कंसिस्टेंसी का मतलब जो है वो क्या होता है, कितने क्लोजली दो अलग अलग प्रोडक्ट लाइन एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंसिस्टेंसी। फिर प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग, प्राइसिंग के लिए हम लोगों ने जो वो प्राइसिंग वाले चैप्टर के अंदर इसको रेफर करेंगे, देख ले। को ब्रांडिंग का मतलब क्या है, जब दो या दो से ज्यादा कंपनीज आपस में मिलकर के जो है वो क्या करती है, मिलकर के ब्रांडिंग करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो उसको बोलते हैं को ब्रांडिंग। मतलब मार्केटर ऑफन कंबाइन करता है अपने प्रोडक्ट को विद प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कंपनी इन वेरियस वेज। इन को ब्रांडिंग ऑल्सो कॉल्ड, इसको डुअल ब्रांडिंग और ब्रांड बिल्डिंग बोलते हैं। टू और मोर वेल नोन ब्रांड आर कंबाइंड इनटू अ जॉइंट प्रोडक्ट और मार्केटेड टुगेदर इन सम फैशन, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, को ब्रांडिंग। तो मतलब दो या दो से ज्यादा कंपनी जब मिल करके जो है अपने अलग अलग अपने जो प्रोडक्ट है उनको इस तरीके से कंबाइन करती है और उनकी मिल करके ब्रांडिंग करती है, उसको बोलते हैं को ब्रांडिंग। ठीक है। इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग मतलब जब आपने अपने स्पेयर पार्ट्स की ब्रांडिंग करते हो उसको बोलते हैं इंग्रेडिएंट ब्रांडिंग। फिर पैकेजिंग का मतलब जो क्या होता है, वो सारी एक्टिविटी जिसके माध्यम से आप लोग डिजाइन करते हो एंड प्रोड्यूस करते हैं कंटेनर फॉर ए प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पैकेजिंग। तो पैकेजिंग के अंदर बेसिकली क्या, वेरियस फैक्टर हैव कंट्रीब्यूट टू द ग्रोइंग यूज ऑफ पैकेजिंग एज ए मार्केटिंग टूल। एक तो सेल्फ सर्विस पैकेजिंग जो है, आजकल बहुत सारे जो प्रोडक्ट है वो सेल्फ सर्विस बेसिस के ऊपर जो सोल्ड होते हैं, तो उसके लिए पैकेजिंग होना बहुत ही क्या जरूरी है। कस्टमर एफ्लुएंस, कस्टमर आजकल जो वो पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करता है। फिर कंपनी एंड ब्रांड इमेज, कंपनी की ब्रांड इमेज जो है वो भी क्या होती है, क्रिएट होती है अच्छी अगर पैकेजिंग होगी तो। और इनोवेशन अपॉर्चुनिटी भी आपको साथ साथ मिलती है। ठीक है। तो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव बोथ द फर्म एंड कंज्यूमर, पैकेजिंग मस्ट अचीव नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले पैकेजिंग के माध्यम से आप ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा, पैकेजिंग आपको डिस्क्रिप्टिव एंड पर्सुएसिव इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करवाती है। ये फैसिलिटेट करती है प्रोडक्ट ट्रांसपोर्टेशन में एंड असिस्ट करती है एट होम स्टोरेज में, एंड ये सहायता करती है आपके प्रोडक्ट कंजम्पशन के अंदर भी। लेबलिंग बेसिकली जो क्या, एक सिंपल टैग होता है जो प्रोडक्ट पे या प्रोडक्ट की पैकेजिंग के ऊपर जो लगा था, जो बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेबलिंग। इसके बाद वारंटी एंड गारंटी। वारंटी बेसिकली एक फॉर्मल स्टेटमेंट जिसके अंदर कंपनी ये बोलती है कि अगर आपका सामान कल को जो है वो खराब हो जाएगा तो हम उसको जो है वो क्या करते हैं, ठीक कर देंगे। दिस इज नोन एज अ वारंटी। और गारंटी का मतलब जो है वो क्या होता है, गारंटी या स्पेसिफिक गारंटी। इसके अंदर क्या, कंपनी ये बोलती है कि अगर कल को आपका सामान खराब हो गया तो हम उसको ठीक नहीं बल्कि हम उसको रिप्लेस कर देंगे या फिर आपको पैसा रिफंड कर देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, वारंटी। इसके बाद जब भी कोई नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर हम लोग जो क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीधा उसको लॉन्च कर देंगे। उसके लिए जो है वो क्या, 8 स्टेप का एक प्रोसेस है, उसको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले, और अगर इन हर स्टेप के ऊपर एनालिसिस होगा। अगर कोई प्रोडक्ट का आइडिया पहले स्टेप पे अगर फेल हो गया तो आगे वो नहीं बढ़ेगा, अगर वो तीसरे पे फेल हो गया तो चौथे पे नहीं जाएगा। इसका मतलब कहीं पर भी अपने को लगा कि हमारा जो प्रोडक्ट वायबल नहीं है तो उस आइडिया को वहीं पे ड्रॉप आउट कर देंगे और फिर नए सिरे से काम शुरू किया जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो क्या होता है, आइडिया जनरेट करना। ठीक है। यहाँ पे हम लोग जो नए नए प्रोडक्ट के आइडिया को ढूंढने का काम करते हैं। ठीक है। फिर आइडिया की क्या करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे। आइडिया का स्क्रीनिंग करने के बाद उसको जो है फिर हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करने का काम करेंगे। अगर वो डेवलप हो गया देन उसके बाद में क्या करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करेंगे। फिर बिजनेस एनालिसिस स्टेज आएगी यहां पे। इसके बाद में फिर हम लोग जो क्या, प्रोडक्ट को बना देंगे, डेवलप कर दिया। डेवलप करने के बाद उसकी एक लिमिटेड एरिया के अंदर उसकी टेस्ट मार्केटिंग करेंगे और लास्ट में अगर वो सब बढ़िया तरीके से काम करेगा फिर हम जो है वो क्या कर देंगे, उसको कमर्शियलाइज कर देंगे। यहां से बहुत बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आता है, तो इसकी जो स्टेजेस है उसको याद करके जाना। ठीक है ना। सबसे पहले आइडिया जनरेशन था, तो आइडिया कैसे जनरेट होगा, अलग अलग ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करके आपको लोगों से जो है वो आइडिया मिल जाएगा। कहां से, कस्टमर से, एम्प्लॉय से, साइंटिस्ट, इंजीनियर, चैनल मेंबर, पेटेंट अटॉर्नी, इन सबसे आप आइडिया जो है वो ले सकते हो। ठीक है ना। इसके बाद में आइडिया लेने के बाद में अब हम लोग जो वो क्या करने वाले हैं, आइडिया को स्क्रीनिंग करेंगे। जो अच्छा आइडिया उनको हम अलग अलग कर लेंगे और बाकी आइडिया को हम क्या करते हैं, ड्रॉप आउट कर देंगे। ठीक है ना। इसको बोलते हैं आइडिया का स्क्रीनिंग करना। आइडिया स्क्रीनिंग के बाद अब हम लोग जो कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे। यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट आइडिया उसको इलेबोरेटेड तरीके से जो वो क्या करेंगे, यहाँ पे उसका इलेबोरेटेड वर्जन जो है निकल के आएगा। ठीक है। हम क्या सोच रहे हैं, अब उस चीज को यहाँ पे एक्चुअल में प्रैक्टिकल रूप में लेके आने का, उसको लिखने का काम करेंगे। उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को डेवलप कर लिया। ठीक है। कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के बाद यहाँ पे हमने वो दूध का एग्जांपल लिया था कि दूध मतलब हम एक ऐसा पाउडर बनाएंगे। ओके। जो दूध के अंदर मिला के आप ले सकते हैं, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू भी पूरी होगी और साथ में टेस्टी भी होगा। ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे बना के देखेंगे इसको। ठीक है ना। फिर कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को टारगेट ऑडियंस के सामने हम क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और उनको बताएंगे भाई आप बताइए आपको आइडिया कैसा लगा। इसके बाद में फिर हम लोग जो क्या करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलपमेंट करेंगे। ओके। यहां पे हम जो है वो देखेंगे टारगेट मार्केट साइज कितना है, किन लोगों को हम कवर कर सकते हैं, ये सब।
इसके बाद में फिर हम बिजनेस एनालिसिस करेंगे, हम देखेंगे कंपनी फाइनेंशियल मेजर करेगी कि कितने सेल पर ब्रेक इवन आ जाएगा और क्या उतनी सेल हम अचीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। फिर हम प्रोडक्ट को क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। सामान को बनाने के बाद में अब हमारा जो मेन काम रहेगा वो क्या, मार्केट टेस्टिंग। कभी भी ऐसा नहीं है कि कोई भी सामान आपने बनाया और सीधा उसको मास प्रोडक्शन करके और पूरी मार्केट में आप बेच दोगे, नहीं। पहले थोड़े बहुत उसका प्रोडक्ट जो है आप निकालोगे, थोड़े बहुत उसके वेरिएंट निकाल के आप एक लिमिटेड एरिया के अंदर क्या करोगे, उसको बेचोगे। अगर वहां से उसका जो रिस्पॉन्स आएगा, अगर कोई कमी है तो उस कमी को सही कर लोगे और फिर मास लेवल प्रोडक्शन करोगे आप, ठीक है ना। मार्केट टेस्टिंग करने के बाद आखिरी जो काम रहेगा वो क्या रहेगा आपका, कमर्शियलाइजेशन का। इसके बाद प्रोडक्ट लाइफ साइकिल स्ट्रेटजी, तो इसके अंदर 5 डिस्टिंक्ट स्टेज होती है। सबसे पहले प्रोडक्ट को हम लोग जो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, फिर उस सामान को इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं, फिर क्या होगा, ग्रोथ आएगा, ग्रोथ के बाद में फिर क्या होगा, मैच्योरिटी, और फिर लास्ट में जो है वो क्या आएगा, डिक्लाइन। इसके लिए हमने ये पढ़ा था। इंट्रोडक्शन एक ऐसी पेज है जिसके अंदर सेल जो है वो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। ग्रोथ के टाइम पे जो सेल है वो क्या होगा, धीरे धीरे करके राइज करेगा। फिर मैच्योरिटी पे जो है वो सेल आपकी पीक पे होगी, डिक्लाइनिंग में सेल अब गिरना शुरू हो जाएगा। कॉस्ट की बात करते हो, इंट्रोडक्शन के टाइम पे जो हमारी जो कॉस्ट है वो क्या, हाई कॉस्ट होती है। ग्रोथ के टाइम पे जो है एवरेज कॉस्ट, मैच्योरिटी पे सबसे लो कॉस्ट, और डिक्लाइनिंग में जो है लो कॉस्ट पर कस्टमर। प्रॉफिट की बात करते हो, शुरुआत में आपके नेगेटिव प्रॉफिट होते हैं, ग्रोथ के टाइम पे प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ेंगे, मैच्योरिटी पे सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है, और डिक्लाइनिंग में प्रॉफिट गिरना शुरू हो जाएगा। कस्टमर की बात करें तो शुरू में आपके सामान को लेने वाले जो लोग हैं उनको बोलते हैं इनोवेटर। ग्रोथ के टाइम पे जो लोग होते हैं उसको बोलते हैं अर्ली अडॉप्टर। मैच्योरिटी के टाइम पे मिडिल मैच्योरिटी, और डिक्लाइनिंग के टाइम पे लगार्ड्स। लगार्ड्स वो लोग हैं जो सामान पूरी तरह से पिट चुके हैं, उसके बाद भी फिर ये लोग, वो लोग जो अभी भी उसी पुराने ही सामान को परचेज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, लगार्ड्स। कंप्यूटर की बात करें तो शुरुआत में थोड़े कंप्यूटर हैं, बाद में ग्रोथ के टाइम पे कंप्यूटर बढ़ जाएंगे, और डिक्लाइनिंग के टाइम पे मैच्योरिटी पे जो है वो क्या, स्टेबल हो जाएंगे कंप्यूटर, और डिक्लाइनिंग पे कंप्यूटर घटना शुरू हो जाएगा। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव की बात करें तो शुरुआत में हमारा जो मेन मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, प्रोडक्ट अवेयरनेस को जो है वो क्या करना, क्रिएट करना, प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताना और उनको इंड्यूस करना कि वो हमारे सामान को क्या करें, ट्राई करें। ग्रोथ के टाइम पे हमारा जो मेन मकसद होता है वो होता है मार्केट शेयर को मैक्सिमाइज करना। मैच्योरिटी के ऊपर जो है हमारा मेन जो मोटिव है वो क्या होता है, मैक्सिमाइज करना प्रॉफिट वाइल डिफेंडिंग द मार्केट शेयर। और जो आपका डिक्लाइन है वहां पे हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर एंड बिल्ड द ब्रांड। ये अलग अलग स्ट्रेटजी है। फिर हमारी प्रोडक्ट को लेकर के हमारी स्ट्रेटजी शुरुआत के अंदर जो वो क्या, बेसिक प्रोडक्ट प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद में ऑफर करेंगे प्रोडक्ट एक्सटेंशन, मैच्योरिटी पे डाइवर्सिफाई करेंगे ब्रांड को एंड मॉडल्स को, और लास्ट में जो है वो क्या करेंगे, डिक्लाइनिंग पे जो वीक प्रोडक्ट है उसको फेज आउट कर देंगे। प्राइसिंग में शुरू में हम क्या करेंगे, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग को यूज करेंगे। ग्रोथ के टाइम पे हम पेनिट्रेशन जो है वो यूज करेंगे, पूरी मार्केट को कैप्चर करना चाहते हैं। फिर मैच्योरिटी में हम क्या करेंगे, प्राइस टू मैच और बीट द कॉम्पिटिटर, और डिक्लाइनिंग के ऊपर हम लोग जो है वो प्राइसेस को क्या करेंगे, कट डाउन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन शुरुआत में तो सिलेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ग्रोथ के टाइम पे जो है इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, फिर मैच्योरिटी पे मोर इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, और जब आपका डिक्लाइनिंग आएगा तो वहां पे हम क्या, सिलेक्टिव हो जाएंगे। एडवर्टाइजिंग में शुरुआत में हम क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस, फिर ग्रोथ के टाइम में अवेयरनेस भी बिल्ड करेंगे, लोगों का इंटरेस्ट भी जनरेट करेंगे। मैच्योरिटी पे हम लोग जो है वो ब्रांड के ऊपर फोकस करेंगे, एंड डिक्लाइनिंग के अंदर जो हम क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे अपनी एडवर्टाइजमेंट को भी, और जो हार्डकोर लोयल है सिर्फ उनके लिए काम करेंगे। सेल्स प्रमोशन में शुरुआत के अंदर यूज करेंगे हैवी सेल्स प्रमोशन को टू एंटाइज द ट्रायल। फिर ग्रोथ के टाइम पे हम लोग जो क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे सेल प्रमोशन को ताकि हैवी कस्टमर डिमांड का बेनिफिट उठाया जा सके। मैच्योरिटी के ऊपर इंक्रीज करेंगे, इंक्रीज टू एनकरेज द ब्रांड स्विचिंग, और लास्ट में हम क्या करेंगे, रिड्यूस द मिनिमम लेवल। जो आपकी सेल प्रमोशन है डिक्लाइनिंग के फेज में हम उसको बिल्कुल मिनिमम लेवल पे ले आएंगे। फिर है प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स जो है एक एलिमेंट है किसका, मार्केटिंग मिक्स का, जिसको डिजाइन किया गया, ऑफर किया जाएगा टू द टारगेट कस्टमर एज ए और प्रोस्पेक्ट के सामने। प्रोडक्ट मिक्स या प्रोडक्ट असॉर्टमेंट इसके अंदर वो सेट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट आएंगे एंड आइटम दैट ए पर्टिकुलर सेलर ऑफर फुल सेल। तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर वो सारे प्रोडक्ट जो मार्केट के अंदर कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए ऑफर किए जाते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट मिक्स, ठीक है। अब इसमें प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में हम क्या क्या डिसीजन ले सकते हैं, प्रोडक्ट लाइन एडिशन डिलीशन, या तो एक नई पूरी की पूरी एंटायर प्रोडक्ट लाइन को ऐड भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट लाइन को डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐड करेंगे, एडिंग और स्ट्रेचिंग प्रोडक्ट लाइन अपवर्ड या डाउनवर्ड। अपवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उससे अब महंगा प्रोडक्ट मार्केट में ऑफर करेंगे, और डाउनवर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, जो हम सामान बना रहे हैं अब उससे लोअर क्वालिटी का प्रोडक्ट मार्केट के अंदर क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। फिर प्रोडक्ट अबंडनमेंट, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इट रेफर डिलीशन और इधर इंडिविजुअल प्रोडक्ट और द एंटायर प्रोडक्ट लाइन, या तो पूरे के पूरे प्रोडक्ट लाइन को या एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट को बनाना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। ये भी हम डिसीजन ले सकते हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट अबंडनमेंट। प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन के अंदर हम लोग जो क्या कर सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, रीफेब्रिकेट कर सकते हैं, ये सब चीजें। प्रोडक्ट लाइन की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो क्या आएगा,
प्रोडक्ट लाइन बेसिकली जो वो क्या होती है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट दैट आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज दे फंक्शन इन सिमिलर मैनर, और सेम कस्टमर ग्रुप को जो है सेल होते हैं, इसलिए इनको जो है वो क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट लाइन। तो प्रोडक्ट लाइन जो है इसको डिफाइन करेंगे, इसमें वो ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट आएंगे जो बेसिकली प्रोडक्ट क्या है, एक दूसरे के क्लोजली रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि उनका सिमिलर फंक्शन होता है, एंड सोल्ड टू द सेम कस्टमर ग्रुप। जैसे साबुन हो गया अलग अलग तरीके के, ठीक है ना, लक्स हो गया, हमाम हो गया, तो ये जो है वो क्या सिमिलर प्रोडक्ट है, ओके, और सेम कस्टमर ग्रुप को जो सेल होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट लाइन। अब क्लोजली, अब इसमें दो फीचर है, एक तो क्लोजली रिलेटेड और दूसरा सेम कस्टमर ग्रुप के लिए होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन को मैनेज कैसे करेंगे, तो हमने लाइन स्ट्रेचिंग अभी आपने पढ़ लिया कि ठीक है, इसमें डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग अपवर्ड स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बोले तो डाउनवर्ड के अंदर जो जिस क्वालिटी का हम सामान बना रहे हैं, अब उससे लोवेस्ट क्वालिटी का सामान मार्केट के अंदर लॉन्च कर दें, ठीक है। अपवर्ड के अंदर हम जो क्वालिटी का हम सामान होता है उससे हायर क्वालिटी का कोई फ्लैगशिप प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर दे। टू वे स्ट्रेचिंग के अंदर दोनों कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर लाइन फिलिंग डिसीजन, इसके अंदर जो है नया प्रोडक्ट जो है सेम प्रोडक्ट रेंज के अंदर हम जो ऐड कर सकते हैं। लाइन टर्निंग के अंदर हम लोग जो है वो क्या अनप्रॉफिटेबल जो प्रोडक्ट है उसको वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स के अंदर डिफरेंस जो वो क्या है, प्रोडक्ट लाइन ऑफर करते हैं यूनिक रिलेटेड प्रोडक्ट एंड ब्रांड इन द मार्केट, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट मिक्स जो है इसमें क्या है, इसमें कॉम्बिनेशन आएगा सभी प्रोडक्ट का, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट लाइन अलग अलग प्रोडक्ट लाइन को भी जोड़ के आपका प्रोडक्ट मिक्स बनता है। तो प्रोडक्ट मिक्स एक वाइड टर्म है, उसके अंदर एक कंपनी जितने भी प्रोडक्ट लाइन के अंदर एंगेज है, ठीक है ना, वो सारे के सारे प्रोडक्ट आते हैं आपके किसमें, प्रोडक्ट मिक्स में, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। तो प्रोडक्ट लाइन और प्रोडक्ट मिक्स की बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स वाइड टर्म है और प्रोडक्ट लाइन उसका एक पार्ट है, ओके जी सर। अब आएगा अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है कंज्यूमर बिहेवियर। अगर बात करें कंज्यूमर बिहेवियर का, तो देखो कंज्यूमर बिहेवियर की के अंदर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जब कभी भी कंज्यूमर किसी भी एक प्रोडक्ट को, मतलब कंपनी के प्रोडक्ट को अगर वो परचेज करेगा तो किन किन बातों को वो ध्यान रखेगा या कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर की अगर बात करें तो नेचर के बारे में हमने ये पढ़ा, कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बहुत सारे फैक्टर से क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। बहुत सारे मार्केटिंग फैक्टर, पर्सनल फैक्टर, साइकोलॉजिकल फैक्टर, सिचुएशन फैक्टर, सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर, ये सब है जो कंज्यूमर को जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर कंज्यूमर जो बिहेवियर है वो अंडरगोज होता है कांस्टेंट चेंज, लगातार चेंज होता रहता है, कभी स्टैटिक नहीं रहेगा। वेरी करता है फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। वेरी करता है फ्रॉम एरिया टू एरिया, कंट्री टू कंट्री। कंज्यूमर बिहेवियर जो हो क्या, मतलब अलग अलग एरिया में कंज्यूमर को अलग अलग फैक्टर जो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। गांव में गांव के लोग जब किसी सामान को परचेस करेंगे तो अलग तरीके से सोचते हैं, शहर के लोग सामान को परचेस करेंगे अलग तरीके से सोचते हैं। फिर इंफॉर्मेशन जो है कंज्यूमर बिहेवियर पे वो बहुत ही क्या इंपॉर्टेंट है, तभी अपने को पता चलेगा बेसिकली हमने सामान कंज्यूमर के लिए बनाना है। अब कंज्यूमर सामान को परचेज करते हुए कौन कौन से फैक्टर उसको प्रभावित करते हैं, अगर उन फैक्टर के बारे में नॉलेज हो जाए तो हमारा सामान बढ़िया तरीके से हम बना सकते हैं। फिर कंज्यूमर बिहेवियर जो इट लेट्स टू परचेज डिसीजन, अगर आप समझ जाएंगे कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर को और उस पर वर्किंग करेंगे तो आपकी डिमांड भी क्या हो जाएगा, राइज करेगा। कंज्यूमर बिहेवियर जो वेरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड ये रिफ्लेक्ट करता है आपके स्टेटस को। आप बाइंग डिसीजन प्रोसेस की बात करते हैं तो अगर एक कस्टमर किसी भी सामान को परचेज कर रहे हैं तो कस्टमर सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले प्रॉब्लम का रिकॉग्निशन किया जाएगा। उसके बाद में अपने नीड को कस्टमर जो है सबसे पहले देख रहा है यार मेरी नीड क्या है। फिर आप कस्टमर की जो नीड है उसको सेटिस्फाई करने के लिए कस्टमर क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन सर्च करेगा, देखेगा मेरी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या क्या चीजें ले सकते हैं। फिर वो क्या करेगा, उसके बाद जो वेरियस अल्टरनेटिव उनमें से उनका क्या करेगा, इवैल्यूएशन करेगा। इवैल्यूएशन करने के बाद जो बेस्ट है उसको वो क्या करेगा, परचेज करने का डिसीजन करेगा। और लास्ट में क्या, पोस्ट परचेज बिहेवियर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर जो प्रॉब्लम को हमने रिकॉग्नाइज किया उसके बाद हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। अब मतलब अपनी नीड को कैसे सेटिस्फाई करना है उसके लिए इंफॉर्मेशन ढूंढने का काम करेंगे। अब इंफॉर्मेशन सोर्सेस क्या क्या है, कहां से अपने को जो है वो पता चल सकता है इंफॉर्मेशन के बारे में। तो पर्सनल फैक्टर, फैमिली से आप बात कर सकते हो, फ्रेंड्स आपको जो है वो राय दे सकते हैं। कमर्शियल फैक्टर, एडवर्टाइजिंग हो गया, मास मीडिया हो गया, ठीक है। इन सब से जो है आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा भाई, यहां से पता चलेगा भाई ये सब प्रोडक्ट हैं जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। देन उसके बाद में जो है वो क्या, सर्च डायनेमिक आप लगाओगे, मतलब इंफॉर्मेशन गैदर करने का आप काम करोगे, ठीक है। लोगों ने बता दिया भाई ये प्रोडक्ट आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकता है, अब आप उस प्रोडक्ट के बारे में जो क्या करोगे, इंफॉर्मेशन गेन करने का काम करोगे। उसके बाद अब डिफरेंट अल्टरनेटिव आपके सामने आ गए हैं, अब उनको क्या करोगे, इवैल्यूएट करोगे। इवैल्यूएशन के अंदर आप ये देखोगे, ठीक है, कि अलग अलग फैक्टर के बेस पर प्रोडक्ट को इवैल्यूएट किया। इवैल्यूएशन के अंदर ये देखते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट मेरी नीड को सेटिस्फाई कर पाएगा या नहीं, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन कर लिया, इवैल्यूएशन करने के बाद जो सबसे बेस्ट है उसको जो है परचेज करने का काम करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज डिसीजन। और परचेज डिसीजन के बाद में हम लोग जो है वो क्या करेंगे, यहां पे ये सब फैक्टर जो प्रभावित करते हैं परचेज डिसीजन को, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, इवैल्यूएशन करने के बाद परचेज इंटेंशन बनाएंगे ना। परचेज आपकी जो परचेज इंटेंशन है उसको दो चीजें अफेक्ट करती हैं, एक है एटीट्यूड ऑफ द अदर और एक है आपका अनएंटिसिपेटेड सिचुएशन फैक्टर, ठीक है। ये आपके परचेज डिसीजन को जो है वो क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है ना।
जैसे फंक्शनल जो प्रोडक्ट आप यूज करोगे उसमें कोई फंक्शनल रिस्क तो नहीं है, ठीक है। दूसरा फिजिकल रिस्क तो नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियल रिस्क तो नहीं है, सोशल रिस्क तो नहीं है, साइकोलॉजिकल रिस्क या टाइम रिस्क ये तो नहीं है। इसके बाद में फिर आप क्या होगा, परचेज बिहेवियर। पोस्ट परचेज बिहेवियर में या तो पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन होगा, अगर एक्सपेक्टेशन और परफॉर्मेंस दोनों मैच कर जाए तो पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन। फिर पोस्ट परचेज एक्शन होगा, अगर मान लो हमको अच्छा लगे तो हम उसके बाद भी दोबारा से सामान को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। या पोस्ट परचेज यूज एंड डिस्पोजल, किस तरीके से हम सामान को जो है वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं और कैसे उसको डिस्पोज करेंगे, ये सब आएगा किसमें, फिफ्थ स्टेज के अंदर। तो बेसिकली यहां पे ना क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि जो सीक्वेंस है वो समझाओ एक बार, ठीक है ना। तो सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो वो क्या था, बाइंग डिसीजन कैसे लेंगे, सबसे पहले प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया, फिर इंफॉर्मेशन ढूंढी, इंफॉर्मेशन के बेस पर अलग अलग आपके सामने अल्टरनेट आए, उनको इवेल्युएट किया, जो बेस्ट है उसको फिर डिसाइड किया कि उसको हम यूज करेंगे, और फिर प्रोडक्ट को परचेज करके उसके बाद में पोस्ट परचेज जो है वो क्या हुआ, बिहेवियर आ गया। इसके अंदर पोस्ट परचेज के अंदर फिर तीन चीजें जो निकल के आती हैं, एक तो पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन, एक है पोस्ट परचेज एक्शन और एक है पोस्ट परचेज यूज एंड डिस्पोजल। इसके बाद में रोल इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कौन कौन है, तो अलग अलग लोग हैं जो कंज्यूमर को सामान को परचेज करने में, डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहले इनिशिएटर, जो एक डिजायर क्रिएट करता है कस्टमर के माइंड के अंदर कि उसके पास एक सामान होना चाहिए, उसको बोलते हैं इनिशिएटर। इन्फ्लुएंसर, जो उसको क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। डिसाइडर, जो एक्चुअल में सामान को परचेज करने का डिसीजन लेता है, उसको बोलते हैं डिसाइडर। बायर, जो एक्चुअल में सामान को बाय करता है। यूजर, जो एक्चुअल के अंदर सामान को क्या करता है, कंज्यूम करता है। फिर कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है, इसके मॉडल हमने एक्सेल टॉपिक के अंदर कवर करे हैं, 4 मॉडल है, चारों के चारों वहां डाल दिए, ठीक है। आप कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है। वैसे इसमें नाम पढ़ना था आपको, मैंने बताया था कि 4 आपके की सेट है। सबसे पहले कल्चर फैक्टर भी कंज्यूमर को अफेक्ट करते हैं, कि आपका कल्चर, आपका सब कल्चर, ये भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को जो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। फिर सोशल के अंदर आप जिस ग्रुप से रिलेटेड है, मेंबरशिप ग्रुप हो गया, रेफरेंस ग्रुप हो गया, ओपिनियन लीडर हो गया, ऑनलाइन सोशल नेटवर्क, फैमिली, रोल एंड स्टेटस, ये भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर को जो वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। मतलब जब भी आप किसी सामान को परचेज करोगे ना, तो जिस ग्रुप से आप रिलेटेड हो वो ग्रुप भी आपको जो वो क्या करेगा, प्रभावित करेगा। फिर कुछ आपके पर्सनल फैक्टर, आपका लाइफस्टाइल, आपकी पर्सनैलिटी, ठीक है, ये भी आपके कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। फिर कुछ साइकोलॉजिकल फैक्टर भी हैं, लाइक बिलीफ एंड एटीट्यूड, आपका जो बिलीफ है किसी सामान को लेकर के, ठीक है, आपका एटीट्यूड, आप क्या सोचते हो एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में, ये, ठीक है, ये भी आपके बाइंग बिहेवियर को जो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। अब बाइंग बिहेवियर जो वो आपके कितने तरीके का, 4 तरीके होता है। एक है कॉम्प्लेक्स, एक है वैरायटी सीकिंग, एक है डिसोनेंस और एक है हैबिचुअल। ये डिपेंड करता है किस पे, 2 फैक्टर पे। एक है सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्रांड, अगर ब्रांड में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है और कस्टमर का हाई इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां पे वो जो बाइंग बिहेवियर होगा वो कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स। अगर जो अलग अलग जो ब्रांड है उनमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस तो है लेकिन कस्टमर जो है उसका इन्वॉल्वमेंट कम है, तो वहां पे कैसा होगा, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर। अगर 2 ब्रांड के अंदर जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंस नहीं है, लगभग सेम से ही है, लेकिन कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट बहुत हाई है, तो वो कैसा होगा, डिसोनेंस। और अगर मान लो 2 ब्रांड और दोनों में डिफरेंस भी ज्यादा नहीं है और कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट भी कम है, तो कस्टमर जो वो क्या, हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर करेगा, जो सामान वो लेते आ रहे हैं उसी को ही लेता रहेगा आगे भी, ठीक है। फिर अडॉप्शन डिफ्यूजन प्रोसेस फॉर द न्यू प्रोडक्ट। सबसे पहले जो वो क्या होगा, अडॉप्शन एंड डिफ्यूजन। इनिशियली कस्टमर बिकम अवेयर, पहले कस्टमर को जो है वो क्या होगा, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस होगी। फिर अवेयरनेस से उसका जो वो क्या होगा, इंटरेस्ट जागृत होगा। इंटरेस्ट जागृत होने के बाद में जो वो क्या करेगा, उसको ट्राई करेगा। ट्राई करने के बाद अगर वो सेटिस्फाई है तो फिर वो क्या करेगा, अगर वो कस्टमर से सेटिस्फाई है तो उसको आगे भी जो वो क्या करेगा, फर्दर परचेज करेगा। अब जब कंज्यूमर्स एक सामान को परचेज करता है, एडॉप्ट करता है, तो उसके लिए सबसे पहले जो वो कैसे होगा, 5 उसके अंदर आएंगे। सबसे पहले इनोवेटर, फिर आएगा अर्ली एडॉप्टर, फिर आएगा अर्ली मेजॉरिटी, फिर आएगा लेट मेजॉरिटी और फिर क्या आएगा, लगार्ड्स। इसका भी सीक्वेंस आप पढ़ के जाना, ठीक है ना। इसके बाद इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑन रेट ऑफ एडॉप्शन, रिलेटिव एडवांटेज, ठीक है। तो अगर इनोवेशन अपीयर होती है, औरों से अलग हमारा सामान दिखता है, तो कंज्यूमर हमारे सामान को क्या करता है, परचेज करता है। कंपैटिबल होना चाहिए। कॉम्प्लेक्सिटी, इनोवेशन डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब इनोवेशन जो है वो अगर उसको समझना डिफिकल्ट है, ठीक है। डिविजिबिलिटी एंड कम्युनिकेबिलिटी, इस कम्युनिकेबिलिटी के अंदर बेसिकली क्या आएगा, रिजल्ट जो है यूजिंग द इनोवेशन कैन बी ऑब्जर्व और डिस्क्राइब टू द अदर। आप बिजनेस मार्केट की बात करें तो बिजनेस मार्केट को हम कैसे जो है वो करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो बिजनेस मार्केट जिसके अंदर 2 बिजनेस आपस में जो वो क्या करते हैं, डीलिंग करते हैं। एक बिजनेस जो है वो क्या करेगा, अपना प्रोडक्ट दूसरे बिजनेस को प्रोवाइड करेगा। वो जो प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है दूसरे बिजनेस को, वो दूसरे बिजनेस के लिए ऐसे मटेरियल के तौर पे होगा, ठीक है, मतलब रॉ मटेरियल होगा।
वो फिर उसको यूज करके उसको ट्रांसफॉर्म करेगा किसमें, फिनिश प्रोडक्ट में, और वो प्रोडक्ट अल्टीमेट कंज्यूमर को पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, तो उस मार्केट के अंदर जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बेसिकली B2B बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस। अब यहां पे B2B के अंदर जो बाइंग सिचुएशन है वो तीन तरीके की होती है। एक होता है स्टेट रीबाय, जिसमें आप पुराने ही चॉइस को क्या करते हो, रिपीट करते हो। एक है मॉडिफाइड रीबाय, जिसके अंदर आप जो है वो क्या करो, आप चेंज करोगे। ठीक है, एक है न्यू टास्क, जिसके अंदर आप जो है वो आप क्या करने वाले हो कि किसी नए पर्सन से जो है वो मटेरियल परचेज करना स्टार्ट कर दोगे। फिर पार्टिसिपेंट कौन होते हैं, एक होता है परचेजिंग एजेंट। परचेजिंग एजेंट जो है, फिर है बाइंग सेंटर। बाइंग सेंटर वो जो डिसीजन मेकिंग यूनिट होती है, सामान किससे लेना है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, बाइंग सेंटर। अब 7 रोल हैं परचेजिंग डिसीजन में, अलग अलग मेंबर जो रोल प्ले करते हैं। वो है सबसे पहले इनिशिएटर। इनिशिएटर वो बंदा होता है जो रिक्वेस्ट करता है कंपनी को कि हमको कोई सामान चाहिए, उसको बोलेंगे इनिशिएटर। फिर होगा यूजर। यूजर वो बंदा होता है जो सामान को अल्टीमेटली यूज करेगा। ठीक है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला बंदा। फिर इन्फ्लुएंसर जो इन्फ्लुएंस करता है बाइंग डिसीजन को। डिसाइडर जो डिसाइड करता है प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट के बारे में, भाई कितना सामान अपने को चाहिए। ठीक है, सप्लायर से। अप्रूवर वो है जो ऑथराइज करेगा प्रपोज एक्शन को कि सामान लेने, तो पहले अप्रूवर से क्या, अप्रूवल लेनी पड़ेगी। फिर बायर, जिसके पास फॉर्मल अथॉरिटी है सामान को सिलेक्ट करने का। और फिर गेट कीपर, इसके पास पावर है टू प्रिवेंट द सेलर और द इंफॉर्मेशन फ्रॉम रीचिंग मेंबर ऑफ द बाइंग सेंटर। तो ये जो है वो इंफॉर्मेशन रोक भी सकता है, इसको बोलते हैं गेट कीपर। अब 8 जो स्टेज प्रोसेस है, तो वो क्या है, जैसे वहां पे हमने 5 स्टेज का प्रोसेस पढ़ा था। ठीक है ना, उसी तरीके से जब आप यहां पे अगर आपने सामान को क्या करना, परचेज करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो क्या करेंगे, नीड को रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, फिर प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करेंगे। फिर लेड आउट द क्वालिफिकेशन बताएंगे, पोटेंशियल वेंडर में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। फिर इनवाइट करेंगे प्रपोजल, क्वालिफाइड वेंडर से क्या प्रपोजल मंगाएंगे। ठीक है, वो अपनी कोटेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर इवेल्युएट करेंगे प्रपोजल को। फिर वेंडर का सिलेक्शन करेंगे। फिर डिटरमाइन करेंगे ऑर्डर साइज, और लास्ट में फिर क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करके और फीडबैक देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली है ऑर्गेनाइजेशन का बाइंग डिसीजन प्रोसेस। ओके, फिर है इन्फ्लुएंस ऑन द बाइंग डिसीजन। बाइंग डिसीजन को कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, एक है जी आपका एनवायरमेंटल फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर, इंटरपर्सनल फैक्टर और इंडिविजुअल। एनवायरमेंट के अंदर बेसिकली आपका ये आ गया लेवल ऑफ डिमांड, इकोनॉमिक आउटलुक, ये सब। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी, प्रोसीजर, स्ट्रक्चर, ये सब। इंटरपर्सनल के अंदर अथॉरिटी, स्टेटस, एम्पैथी, परसुएसिवनेस। और इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर बेसिकली एज, एजुकेशन, इनकम, ये सब। तो ये सब फैक्टर जो एक इंडिविजुअल के बेसिकली जो एक बिजनेस के बाइंग बिहेवियर को जो वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ध्यान करके जाना, इसको मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है यहां से। इसके बाद है मेजर फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके अंदर हम पढ़ते हैं मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, ये सब है आपके साइकोलॉजिकल फैक्टर। यहां से क्वेश्चन ये बनता है कि इधर ना चारों फैक्टर दे देगा और आगे सब फैक्टर देगा और बोलेगा इनको मैच करके बताओ कि कौन सा किसका पार्ट है। तो ध्यान रखना, साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर बेसिकली आता है मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ। इसके बाद में अगर बात करेंगे सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर के अंदर बेसिकली आता है फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, अलग अलग ग्रुप से जिनसे आप रिलेटेड हो। फिर आपका रोल एंड स्टेटस क्या चल रहा है सोसाइटी के अंदर, ये सब। कल्चर फैक्टर के अंदर आपका आएगा कल्चर, जिस कल्चर से आप रिलेटेड है, सब कल्चर एंड सोशल क्लास। और पर्सनल फैक्टर के अंदर आपका एज, इनकम, ऑक्यूपेशन, लाइफस्टाइल, ये सब। और इकोनॉमिक फैक्टर के अंदर बेसिकली पर्सनल इनकम, आपकी फैमिली की इनकम हो गया, कंज्यूमर क्रेडिट हो गया, लिक्विड एसेट आपके पास कितनी है, सेविंग कितनी है, ये सब जो है, दीज ऑल आर द इकोनॉमिक फैक्टर। तो आपके टोटल मिला के यहां पे जो है वो कितने 5 फैक्टर हैं। ठीक है, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चर, पर्सनल, इकोनॉमिक, जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। और इन्हीं 5 फैक्टर के आगे सब फैक्टर हैं, तो उनको आपको लर्न करना जरूरी है कि कौन सा फैक्टर जो है, मतलब कौन सा सब फैक्टर किस फैक्टर का पार्ट है। ओके, तो ये थे वो अलग अलग फैक्टर जो आपके कंज्यूमर बिहेवियर को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। इसके बाद फिर अगला चैप्टर आता है जी हमारा सर्विस मार्केटिंग का। बात करेंगे सर्विस मार्केटिंग की, तो देखो यहां पे हम सबसे पहले बोलते हैं कि सर्विस इंडस्ट्री आज की डेट में जो हर जगह पे, आप कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। अब कैटेगरी ऑफ सर्विस मिक्स के अंदर जो वो हम यहाँ पे 5 तरीके से पढ़ते हैं। एक है प्योर टेंजिबल गुड्स, जिसमें सर्विस एलिमेंट होता ही नहीं है। जैसे आप कोई भी सामान पर, जैसे मोबाइल में परचेज करने गया, या मान लो अगर मैं मार्केट से जो बिस्किट परचेज करने गया, ठीक है, तो उसमें बिस्किट जब मैं परचेज करके तो उसमें कोई भी सर्विस एलिमेंट है ही नहीं, मतलब प्योर टेंजिबल है। एक है टेंजिबल गुड्स भी अकॉम्पनी सर्विस, जैसे अगर आप सेलफोन परचेज कर रहे हो, ठीक है, गाड़ी परचेज कर रहे हो, तो वहां मेन तो प्रोडक्ट है लेकिन साथ में सर्विस भी मिलेगी। इसके बाद हाइब्रिड, जिसके अंदर आपको जो है वो दोनों का इक्वल पार्ट होता है, जैसे रेस्टोरेंट के अंदर जो है फूड, ठीक है, खाना भी मिल रहा है और साथ में सर्विस भी मिल रही है। मेजर सर्विस अकॉम्पनी द माइनर गुड्स, इसके अंदर जैसे मान लो अगर आप जो वो किसी ट्रिप पे जा रहे हैं तो एयरलाइन कंपनी आपको मेन तो ट्रैवलिंग का सर्विस दे रही है, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत आपको जो कॉफी प्रोवाइड करवा दिया, ये सब। और एक है प्योर सर्विस, जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, ओनली एंड ओनली सर्विस मिलेगी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्योर सर्विस। अब यहां पे हम लोग जो वो बोलते हैं सर्विस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक। तो यहां पे सबसे पहले सर्विस जो है वो क्या, इंटेंजिबल है, ठीक है, टच से नहीं किया जा सकता। दूसरा जो है वो क्या,
इनसेपरेबल है। जिस टाइम पे सर्विस प्रोवाइड की जा रही है उस टाइम पे सर्विस प्रोवाइडर का और सर्विस रिसीवर का दोनों का साथ में होना जो है वो क्या कंपलसरी है। वेरिएबल, एक बार जो सर्विस प्रोवाइड किया गया नेक्स्ट टाइम जो सेम पर्सन भी अगर सर्विस प्रोवाइड करेगा तो भी उसके अंदर थोड़ा बहुत जो है वो क्या आएगा, चेंज आएगा। तो इसका मतलब जो है वो क्या, क्वालिटी ऑफ द सर्विस डिपेंड करती है किस पे, कौन उसको प्रोवाइड करवा रहा है, कब प्रोवाइड कर रहा है, कहां पे, एंड टू होम। ठीक है। फिर पेरिशेबल सर्विस जो है वो क्या पेरिशेबल है। इसका मतलब सर्विसेज को जो स्टोर, जैसे गुड्स को स्टोर कर सकते हो बट सर्विसेज को आप स्टोर नहीं कर सकते हो। तो यहां पे डिमांड और सप्लाई को जो है वो मैच करना, उसके लिए कुछ स्ट्रेटजी है। ठीक है। तो अगर डिमांड साइड पे जो है वो क्या डिफरेंशियल प्राइसिंग अलग अलग जो है वो शिफ्ट में आप प्राइस अलग अलग करके जो है वो मैचअप कर सकते हो। फिर नॉन पीक डिमांड को अगर आपने कल्टीवेट करना है तो उसके लिए आप जो कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड करवा दो। ठीक है। तो जब नॉन पीक पीरियड चल रहा है तो भी आपकी डिमांड जो वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस भी प्रोवाइड करवा सकते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम के थ्रू भी आप जो सर्विसेज को मैनेज कर सकते हो। सप्लाई साइड पे जो है वो क्या पार्ट टाइम एम्प्लॉइज को आप रख लो, जिस टाइम पे पीक डिमांड है उस टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉई ले आओ। ठीक है। वो सर्विस जो है प्रोवाइड करवा देंगे। पीक टाइम एफिशिएंसी, इसके अंदर आप जो है वो अलाउ करते हो एम्प्लॉई को टू परफॉर्म ओनली एसेंशियल टास्क। ठीक है ना, सिर्फ जो मेन टास्क है उसी को आप परफॉर्म करो, बाकी काम बाद में करेंगे। फिर इंक्रीज कंज्यूमर पार्टिसिपेशन, कंज्यूमर को भी आप एंगेज करोगे। शेयर सर्विस, ठीक है, औरों के साथ भी शेयर कर लोगे। ठीक है। एंड फैसिलिटी फॉर द फ्यूचर एक्सपेंशन, मतलब इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ज्यादा सर्विस सेंटर ओपन कर सकते हो, ये सब। ठीक है। इसके बाद है जी आपका रिकमेंडेशन फॉर इंप्रूविंग द सर्विस क्वालिटी। उसके लिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले लिसनिंग, कंज्यूमर को क्या चाहिए उसको पहले आप समझो। उसके बाद रिलायबिलिटी, बेटर सर्विस क्वालिटी कंज्यूमर प्रोवाइड करो। बेसिक सर्विस जो है वो आप डिलीवर करें, कंज्यूमर जो चाहता है उसको वो चीज प्रोवाइड करें। सर्विस डिजाइन, होलिस्टिक व्यू को आपको ध्यान में रखना चाहिए। रिकवरी, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए हु एनकाउंटर, अगर कंज्यूमर को कोई भी सर्विस प्रॉब्लम आई है तो आप उसको जो है वो इमीडिएटली जो उसकी कंप्लेंट को क्या करोगे, रिजोल्व करो। सरप्राइजिंग द कस्टमर को नई नई चीजें जो प्रोवाइड करो ताकि कस्टमर जो चीज सोची भी नहीं थी कस्टमर को वो चीज प्रोवाइड कर दे, कस्टमर डिलाइट हो जाएगा। फेयर प्ले, जो आपने प्रॉमिस किया, डेमोन्स्ट्रेट किया, वो चीज आप उसको प्रोवाइड करवाए। टीम वर्क, मतलब सभी लोगों को मिल करके जो है वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करने का काम करना चाहिए। एंड एम्प्लॉई रिसर्च, मार्केटर को कंडक्ट करना चाहिए रिसर्च विद द एम्प्लॉय टू रिवील व्हाई सर्विस प्रॉब्लम अक्कर ही क्यों रही है। ठीक है। तो आपको रिसर्च करना चाहिए। फिर सर्वेंट लीडरशिप, मेन जो है आपका इसमें ये होना चाहिए कि फ्रॉम एक्सीलेंट सर्विस सिस्टम डिजाइन, फ्रॉम द इफेक्टिव यूज करें इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी को। ठीक है। इसके बाद होलिस्टिक मार्केटिंग फॉर सर्विस, इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो कस्टमर दूसरे सर्विस प्रोवाइडर पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये कारण कौन कौन से, सबसे पहला प्राइसिंग, अगर आप ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हो, अगर इनकन्वीनियंट है, ठीक है, मतलब आपसे सर्विस लेना इनकन्वीनियंट है, या अगर कोर सर्विस में आप फेल हो गए, या सर्विस एनकाउंटर में फेलियर हो गया, या सर्विस रिस्पॉन्स टू द सर्विस फेलियर, मतलब नेगेटिव रिस्पॉन्स आया या रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, या कंपटीशन के अंदर अगर हमको बेटर सर्विस प्रोवाइडर मिल गया, एथिकल प्रॉब्लम में अगर मान लो आपने चीट किया, ये सब, या इनवॉलंटरी स्विचिंग के अंदर कस्टमर कई बार अपने आप ही मूव हो जाता है। तो ये सब फैक्टर हैं जिसकी वजह से कस्टमर जो है उसका जो बिहेवियर है वो क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा। ओके। तो इन फैक्टर को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब कैसे आप जो है वो सर्विस क्वालिटी को मैनेज करेंगे, तो पहले आपको गैप ढूंढने पड़ते हैं और गैप को क्या करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा। गैप किस किस के बीच में, गैप बिटवीन द कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन एंड मैनेजमेंट परसेप्शन, कई बार मैनेजमेंट की सोच और कस्टमर की सोच दोनों में डिफरेंस आ जाएगा तो वो एक गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। और गैप क्रिएट होगा तो कस्टमर डिसोनेंस हो सकता है। ओके। दूसरा गैप आ जाएगा कई बार मैनेजमेंट परसेप्शन एंड द सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन में, कई बार गैप आ जाएगा सर्विस क्वालिटी स्पेसिफिकेशन एंड द सर्विस डिलीवरी के अंदर भी, और कई बार गैप आ जाएगा सर्विस डिलीवरी में एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है। तो अपने को गैप को जो क्या करना है, फिलअप करना है। इसके बाद में फिर ये था जी आपका बेस्ड ऑन दिस सर्विस क्वालिटी मॉडल रिसर्चर आइडेंटिफाई करता है फॉलोइंग 5 डिटरमिनेंट ऑफ सर्विस क्वालिटी। सर्विस कैसी होनी चाहिए, रिलायबल हो। दूसरा रिस्पॉन्सिवनेस, कि आप विलिंग होने चाहिए हमेशा कस्टमर को हेल्प करने के लिए। एश्योरेंस, कि नॉलेज एंड कर्टसी ऑफ द एम्प्लॉय एंड देयर एबिलिटी टू कन्वे ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। एम्पैथी होना चाहिए। प्रोविजन ऑफ केयरिंग, इंडिविजुअलाइज्ड अटेंशन टू द कस्टमर एंड टेंजिबल अपीयरेंस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटी, इक्विपमेंट, पर्सनल एंड द कम्युनिकेशन मटेरियल, ये सब आप जो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सर्विस क्वालिटी मैनेजमेंट, वो क्या क्या है, तो रिलायबल हो, एम्पैथी, रिस्पॉन्सिवनेस, टेंजिबल, एश्योरेंस, ये आपके जो 5 बेसिकली एलिमेंट है जिसके थ्रू आप जो है कस्टमर को बेस्ट सर्विस जो प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके सब फैक्टर थोड़ा पढ़ लेना। ठीक है ना। तो रिलायबल होना चाहिए, रिस्पॉन्ड, आप क्विकली जो है वो क्या करो, कस्टमर की जो भी क्वेरी है उसके ऊपर क्या करो, रिस्पॉन्ड करो। ठीक है। एम्पैथी, इंडिविजुअल कस्टमर को जो है इंडिविजुअल अटेंशन जो प्रोवाइड करें। टेंजिबल, बढ़िया बढ़िया इक्विपमेंट को यूज करके कस्टमर को जो है उसको वैल्यू प्रोवाइड करने का काम करें। ठीक है ना। आप सर्विस मार्केटिंग में कौन कौन से टास्क जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, तो इसके अंदर हम देखते हैं। सबसे पहले मतलब बेसिकली सर्विस मार्केटिंग की हम बात करते हैं, सर्विस मिक्स की बात करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले नंबर पे जो है वो क्या आएगा आपका, अंडरस्टैंड करें नेचर ऑफ द सर्विस।
ठीक है। उसके बाद अंडरस्टैंड करें कस्टमर को अंडरस्टैंड करो एंड उसकी एक्सपेक्टेशन क्या सर्विस को लेकर के उसको अंडरस्टैंड करो। ये सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे अब आप सर्विस को बना दो, ठीक है, सर्विस आप प्रोवाइड करवाने का काम करोगे। फोर्थ स्टेज पे ऑर्गेनाइज करोगे डिलीवरी सिस्टम, किस तरीके से सर्विस को प्रोवाइड करना है, चैनल जो है वो क्या रहेगा, बीच में इंटरमीडिएट कौन कौन से रहेंगे, फिर सर्विस के प्राइसिंग को आप डिसाइड करोगे, फिर प्रमोशन एक्टिविटी करोगे। अब उसके लिए आप लोग जो है वो 4P तो थे हमारे, उसके अलावा 3P जो थे सर्विस मार्केटिंग के, कौन कौन सा, एक था पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, इनको हार्नेस करेंगे। फिर उसके बाद अचीव करेंगे डिफरेंशिएशन को, ठीक है, हम सर्विस इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे हमारी सर्विस औरों से क्या लगे, अलग लगे। फिर मेजर करेंगे सर्विस क्वालिटी को और लास्ट में हम मॉनिटर करेंगे कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को। तो ये हमारा जो है वो एक प्रोसेस होता है, ठीक है। सर्विस मार्केटिंग के अंदर ये कंपोनेंट है, एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो किस तरीके से सर्विस मार्केटिंग करेंगे, तो ये है अंडरस्टैंड करना पहले नेचर ऑफ सर्विस, उसके बाद अंडरस्टैंड किया कस्टमर को, उसकी एक्सपेक्टेशन को, फिर सर्विस को शेप करेंगे, मतलब हम डिसाइड करेंगे कैसे सर्विस प्रोवाइड करवानी है, ऑर्गेनाइज करेंगे डिलीवरी सिस्टम, कौन प्रोवाइड करवाएगा ये सब डिसाइड कर लेंगे, फिर प्राइसिंग डिसाइड करेंगे, प्रमोशन एक्टिविटी लगाएंगे, जो 4P के साथ जो 3P एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो 7P यहां पे हम लगाने का काम करेंगे। तो मतलब हार्नेस करेंगे एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स 7P वर्सेस 4P। तो वो जो 3 एक्स्ट्रा P है, 3 एडिशनल P, कौन कौन सा, पीपल, फिजिकल एविडेंस, प्रोसेस, ये लगाएंगे। फिर अचीव करेंगे डिफरेंशिएशन को, मेजर करेंगे सर्विस क्वालिटी और लास्ट में जो है हम लोग जो क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। इस तरीके से सर्विस मार्केटिंग करने का काम करते हैं। ओके जी सर, इसको हमने पूरा डिटेल के अंदर आगे पढ़ा था, थोड़ा आप देख लेना, ठीक है ना। तो ये हमारे आज की इस क्लास के अंदर 4 चैप्टर, उनका ऊपर से हम लोगों ने जो वो क्या किया, रिवीजन किया कि आखिर हमने इनमें क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 बेसिक हमारा हो गया, चैप्टर नंबर 2 में प्रोडक्ट डिसीजन, चैप्टर नंबर 6 के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर और चैप्टर नंबर 7 के अंदर आपका सर्विस मार्केटिंग। ओके, अब इसके अलावा जो रह गए अपने कितने, 5, एक है प्राइस, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेंड मार्केटिंग और लॉजिस्टिक। इसको फिर आप करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, अच्छा लगा अच्छा कमेंट करना, कोई कमी लगी है वो भी बताइएगा। और बाकी दिसंबर के लिए जो नेट का बैच है वो स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है नीचे नंबर है, इस पर कॉल करके व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज का इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके जी सर, चलो एक बार इतना करो, बाकी का टॉपिक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।